कैसे ये पुष्यभूति पिक्चर में आते हैं, कैसे ये चालुक्यास पिक्चर में आए। तो गुप्ता एक फेयरली गुड अमाउंट ऑफ टेरिटरी में रूल कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्ट। जब वाका टाका डिक्लाइन करते हैं ना, तो वाका टाका जब टूटते हैं या खत्म होते हैं, तो यहाँ पर कई सारी डायनेस्टीज पनपना शुरू होती हैं। ये चालुक्यास ऑफ बादामी या चालुक्यास ऑफ वातापी एक ही बात है, और ये चालुक्यास ऑफ। आई होप ये मैप आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और इसीलिए आप देखोगे कि राज्यवर्धन जो है वो देवगुप्ता के ऊपर अटैक करते हैं, मालवा के राजा के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। और अटैक करने के बाद यहाँ पर देवगुप्ता को मार देते हैं। आफ्टर संगम जो का रूल है 300 एडी के बाद, वो कालभरास का शुरू हुआ, और कालभरास 300 से लेकर 550 एडी तक रूल करते हैं, और उनके रूल को डिस्ट्रॉय करता है सिम्हाविष्णु। हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग अपने एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ गए हैं, और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। लेक्चर नंबर 10 है हमारा ये, और इसमें जो बातें होंगी वो होंगी हर्षवर्धन के बारे में। इसमें जो चर्चा करेंगे हम लोग, इसमें पुलकेशिन 2 के बारे में बात होगी, इसमें पल्लवास के रूलर्स के बारे में यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको इस पर्टिकुलर बैच पे मिल जाएगा। लिंक लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करेंगे, बैच पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां से आप सारे नोट्स जितने भी हमारी सीरीज में चल रहे हैं वो सब आप यहां पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो आप यहां पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। एज ऑलवेज एक बार फाइनल आखिरी बार हम लोग ये टाइमलाइन एंशिएंट हिस्ट्री की यहां पर क्रिएट करने जा रहे हैं, और इसको एक बार आइए हम लोग अच्छे तरीके से फॉलो अप करें कि भाई हमारा जो पूरी कहानी है वो कनेक्टेड है कि नहीं। देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना, क्योंकि इसके बाद जब हम मेडिवल हिस्ट्री शुरू करेंगे तो भाई हम लोग इसी टाइमलाइन से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कोई भी गैप नहीं पता चलना चाहिए कि एंशिएंट के बाद मेडिवल पीरियड शुरू कैसे हुआ, ठीक है। तो ये टाइमलाइन आज एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आखिरी बार बन रही है। जब नेक्स्ट क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री शुरू करूंगा, तो यहीं से कहानी को शुरू करूंगा जहां से मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो चलिए एक बार रिकलेक्ट करते हैं कि भाई क्या पढ़ रहे थे हम लोग। तो देखिए, अच्छा खासा लंबा समय निकल चुका है। स्टोन एज हम लोग ने पढ़ा, राइट। स्टोन एज के बाद हम लोग ने सर कॉपर को पढ़ा, ठीक बात है सर। कॉपर के बाद जो पीरियड आया उसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। ब्रॉन्ज के बाद हम लोग जो है वो आयरन की डिस्कवरी हो गई थी, राइट। इसके बाद ये हम लोग पीरियड के बाद हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद का पीरियड। इसी को हम लोग सर बुद्धा पीरियड भी कह रहे थे, इसी को बुद्धा पीरियड कहा जाता है। इसके बाद हमने देखते हैं कि यही महाजनपद में 16 महाजनपद होते हैं। इसमें से एक महाजनपद निकल के आता है, दैट इज द मगध दैट इज द मगध, है ना। मगध विक्टोरियस होता है, और मगध को फिर पावरफुल बनाने का श्रेय जो है वो उनकी 3 डायनेस्टीज को जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हरियंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। यही नंद डायनेस्टी के टाइम पे मैंने बताया था कि भाई अलेक्जेंडर जो है वो भारत तक यहाँ पर आ पहुँचता है, लेकिन फिर उसकी सेना लड़ने से मना कर देती है और वो रिटर्न कर जाता है, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा जो पीरियड स्टार्ट होता है, दैट इज द पीरियड ऑफ मौर्यास। हम मौर्यास की कहानी को यहाँ पर अच्छे से पढ़ चुके हैं। मौर्यास के बाद पीरियड आता है पोस्ट मौर्य का, राइट। ये पोस्ट मौर्य का पीरियड हो गया। पोस्ट मौर्य के पीरियड में हमने नॉर्थ में 2 चीजों को देखा था। एक तो हमारे नेटिव रूलर्स थे, राइट। एक तो नेटिव रूलर्स थे और एक हमारे फॉरेन रूलर्स थे। तो इन दोनों को हमने अच्छे से डिस्कस किया था, राइट, है ना। नेटिव में हमने देखा था शुंगास, कानवास, सातवाहनों की बात करी थी। फॉरेन में हमने इंडो ग्रीक, सिंथियंस, पार्थियंस, कुषाणों की बात करी थी। फिर उसके बाद जो पीरियड आया था वो गुप्ता पीरियड था। गुप्ता के पीरियड में हमने लंबे सारे जितने यहाँ पर रूलर्स थे, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीगुप्त, देन घटोत्कच, देन चंद्रगुप्ता 1, देन उसके बाद समुद्रगुप्ता, देन चंद्रगुप्ता 2, देन कुमारगुप्ता, देन उसके बाद स्कंदगुप्ता, हमने इनको कवर किया था, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा पोस्ट गुप्ता का पीरियड है यहाँ पर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ लास्ट बोल रहे थे कि सर लास्ट वाली क्लास में अबाउट कि हुण का इन्वेजन किस में हुआ। तो देखिए, अगर आप एनसीईआरटी आर एस शर्मा साहब की एनसीईआरटी कवर करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि भाई स्टार्टिंग हो गई थी फ्रॉम द टाइम ऑफ कुमारगुप्त, ठीक है। बट अगर आप कई जगह और किताब में रेफर करेंगे तो ऐसा भी कहा गया है कि बहुत कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि भाई कुमारगुप्त के टाइम में शुरू हुआ था। वैसे स्कंदगुप्त यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें रहती हैं, तो इतना कंफ्यूजन वाला स्टेट को मत जाइए कि यहाँ क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। ऐसे चीजों को आप ओवरलुक करके राइट नाउ चल सकते हैं। ये हमारा पोस्ट गुप्ता। और जब हम पोस्ट गुप्ता पढ़ रहे हैं तो नॉर्थ में हम लोग देखेंगे कहानी होगी पुष्यभूति डायनेस्टी की, राइट। कहानी होगी पुष्यभूति डायनेस्टी। और साउथ की तरफ हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग यहां पर बात कर रहे होंगे डेक्कन में आए चालुक्यास के बारे में, और इसके बाद साथ में लगा हुआ जो किंगडम था पल्लवास। तो मैं आपको पल्लवास को इंट्रोड्यूस ऑलरेडी करा चुका था लास्ट क्लास में, याद करिए, ठीक है। पुष्यभूति को आज मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा।
चालुक्यास को आज मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, पल्लवास आप पहले से जानते हैं लेकिन फिर भी इंट्रोड्यूस तो हम करेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सर स्टोन एज, हमने स्टोन एज को और डिवाइड कर लेते हैं, मतलब एक आखिरी बार बना रहे हैं तो ये पूरा एंशिएंट हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा आपको। सर पैलियोलिथिक हो गया, मीजोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया। कॉपर एज को हम लोग यहां पर चालकोलिथिक बोलते हैं, चालकोलिथिक बोलते हैं, ठीक बात है। सर ब्रॉन्ज एज को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह बोलते हैं। सर आयरन एज में हम लोग इसको सर वैदिक पीरियड बोलते थे, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था सर, एक था हमारा ऋग वैदिक पीरियड, एक था सर हमारा लेटर वैदिक पीरियड। समझ में आ रहा है? और फिर हमने दोनों को देखा था क्या क्या डिफरेंसेस यहां पर थे। दिस इज द एंटायर टाइमलाइन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, एंटायर टाइमलाइन। होपफुली यहां तक आपको सारी बातें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन्हीं को आपको धागों को ओपन करना था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको खाली एक से शुरू किया था। आज हमारी कहानी फाइनली पोस्ट गुप्ता पीरियड पे पहुंच गई। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और समझते हैं कैसे ये पुष्यभूति पिक्चर में आते हैं, कैसे ये चालुक्यास पिक्चर में आए। देखिए ये बात अगर आप समझ गए, ये फंडे क्लियर हो गए आपको, तो मेरा काम कंप्लीट हो गया। क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को समझा देना, सिखाना कि भाई कैसे ये यहां पर चीजें जो है घटी है। राइट, मैं बार बार बोलता हूं कि पढ़ाने में और सिखाने में फर्क होता है, पर यहां पर हमें सिखाना है आपको। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि कहां से आए पुष्यभूति, कहां से आए चालुक्यास, उसके बाद तो कहानी में फैक्ट ही होंगे बस। राइट, ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहां से अपनी, और हम लोग की जो बातें होंगी वो शुरू होंगी पुष्यभूति डायनेस्टी से। चलिए देखिए कैसे ये कहानी शुरू होती है, जरा वो चीज यहां पर देखते हैं। नाउ एक बात हमको पता है, थोड़ा सा आपको मैं डायग्राम बनाऊंगा और उसको आप लोग फॉलो करिएगा। एक बात पता है सर आपको, हमको क्या, थोड़ा सा इसको ठीक है, बस समझाने भर के लिए बना रहा हूं, रफ डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि सर ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया सर गुप्ताज कंट्रोल कर रहे थे। ये कोर एरिया यूपी, बिहार और सम पार्ट ऑफ बंगाल जो था, वो गुप्ताज इसको यहां कंट्रोल कर रहे थे। हाँ सर ये हमको याद है, सर ये याद है हमको। फिर हमने कहा था सर ये वाला जो एरिया है ना, यहां पर सर कौन थे, यहां पर वाका टाका आ चुके थे, याद करिए, सातवाहन डिक्लाइन किए थे, तो वाका टाका यहां पर जो है वो आ गए हैं, ये वाका टाका आ गए हैं। बट दे आर नॉट कंट्रोलिंग द एरिया ऑफ टोंडाई मंडलम, जहां पर पहले सातवाहन कंट्रोल कर रहे थे, पल्लवास यहां पर हैं। राइट, पल्लवास यहां पर रूल कर रहे हैं। दिस इज दी पल्लवा वाला एरिया। ठीक है, ये पल्लवा वाला एरिया है टोंडाई मंडलम का, टोंडाई मंडलम का ये एरिया है, और ये पल्लवास के पास चला गया था। राइट करिए, ठीक है, जब सातवाहन डिक्लाइन किए तो यहां पर वाकाटाका आए, वाकाटाका इन्हीं के फ्यूडिटरी हो गए। ठीक है, वाकाटाकाज इन्हीं के फ्यूडिटरी थे। जब सातवाहन डिक्लाइन किए तो वाकाटाकाज वहां पर आए, पर वाकाटाकाज ये जो है वाकाटाका के फ्यूडिटरी नहीं बने, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने मैप में आपको ऐसे दिखाया हुआ है कि वाकाटाकाज आर नॉट कंट्रोलिंग द एरिया ऑफ टोंडाई मंडलम। यानी कि ये लोग जो है जब सातवाहन डिक्लाइन किए तो पल्लवास ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था कि हम इंडिपेंडेंट अब यहां पर हो चुके हैं। क्लियर, यहां तक बात हो गई? ठीक बात है सर। मैंने कहा था कि जो गुप्ताज हैं, गुप्ताज जो है वो डायरेक्टली कंट्रोल इतने एरिया में कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा आप देखोगे तो उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल बाकी एरियाज में हुआ करता था। तो गुप्ताज एक फेयरली गुड अमाउंट ऑफ टेरिटरी में रूल कर रहे थे, लेकिन इनडायरेक्ट। तो जब गुप्ताज यहां से डिक्लाइन करते हैं दोस्तों, जब गुप्ताज डिक्लाइन करेंगे, आप समझिए इस बात को, गुप्ताज आर डिक्लाइनिंग, तो उनके जो फ्यूडिटरीज होंगे वो अपने आप को अब आजाद घोषित करेंगे, और उसी में से आप देखोगे एक फ्यूडिटरी थे, वो यहां पर थे, एंड दे वेर द पुष्यभूतिस। ये बात समझ में आ गया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? ये यहां पर पुष्यभूतिस थे। ठीक है, पुष्यभूति यहां पर भी थे। ठीक है, तो नोट करिएगा, पुष्यभूति, पुष्यभूति, पुष्यभूति। क्लियर हो गई बात? तो हुआ पुष्यभूति, फंडा शुड बी क्लियर कि जब गुप्ताज डिक्लाइन करे तो मैंने बताया था गुप्ताज जो है वो कई सारे ऐसे टेरिटरीज को कंट्रोल करते थे जो इनडायरेक्टली उनके हाथ में थे, यानी कि दे वर नॉट डायरेक्टली कंट्रोलिंग द बट इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग देम। तो उसमें से एक यहां पर पुष्यभूतिज भी थे। ठीक है, और ये यहां पर रूल कर रहे थे, और अभी आपको मैप में भी दिखाता हूं, दिस इज वन पार्ट। राइट, तो
इस वक्त यानी जब गुप्ताज डिक्लाइन किए तब भारत का माहौल किस प्रकार का बन चुका था वो जरा आपको इस मैप से पता चल रहा होगा। अब जरा इसको देखिएगा अच्छे से तो आपको क्लियर होगा। ये देखिए तो हमें समझ में आ रहा है सर ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये पुष्यभूतिज का पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये पुष्यभूतिज का पार्ट है और इनकी कैपिटल आप देख सकते हैं स्थानेश्वरा इनकी कैपिटल है, थानेश्वर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये उनकी यहाँ पर क्या है, ये उनकी यहाँ पर कैपिटल हो गई, राइट। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो पोर्शन है ये किसका है, यहां पर आ गए थे मौखारीज, यहां पर आ गए मौखारीज आ चुके हैं, ये भी गुप्तास के ही फ्यूडेटरी बन गए थे मतलब। तो जब गुप्तास देखिए डिक्लाइन हो गए तो यहां पर कौन आ गया, मौखारीज आ गए। और ये वाला एरिया है जो अब लेट गुप्तास का है, यहां पर कुछ लेट गुप्तास वाले, इनफैक्ट मैं बोलूंगा इतने टेरिटरी में ये लेट गुप्तास जो है वो रूल कर रहे थे। तो गुप्तास टोटली डिक्लाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो याद अगर आपको आ रहा हो तो पहले यही एरिया में कुषाण थे, कुषाण के बाद उनके फ्यूडेटरी गुप्ताज आए, जब गुप्ताज डिक्लाइन किए तो फिर इसी जगह पे इनके फ्यूडेटरी, अब अलग कई सारे फ्यूडेटरी थे उनके छोटे छोटे, तो गुप्ताज का ही प्रॉब्लम था ना, डिसेंट्रलाइज था सिस्टम, लोगों को पावर बांट रखी थी। तो जब वो लूज हुए, जब वो वीक हुए गुप्ताज, तो बाकी लोग ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया। तो उसमें से पुष्यभूति हुए, मौखारीज हुए, ये सब लोग हुए, है ना। ऐसे ही आप देखोगे लेट गुप्ताज के एरिया में ये मालवा भी यहां पर आ रहा है, मालवा ये टेरिटरी भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है ना। ऐसे ही आप देखोगे कुछ आपको पोर्शन यहां पर ही मिलेगा जहां पर ये गौड़ वाला एरिया था, है ना, गौड़ बंगाल का एरिया था, ठीक है, ये है। ऐसे ही आप देखोगे वलाभी का एरिया है यहां पर, वलाभी, ठीक है, वलाभी का एरिया है, ये देखिए वलाभी, तो ये एक एरिया हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि गुप्ताज जहां रूल कर रहे थे उसके बाद वहां पर उनके डिक्लाइन के बाद कई सारे डायनेस्टीज जो है उभरने लगी, लेकिन यहां पर जो मोस्ट प्रोमिनेंट निकल के आती है वो है पुष्यभूतिज। तो पुष्यभूति डायनेस्टी की शुरुआत खुद पुष्यभूति ने ही करी थी, ठीक है। और इसके बाद जो इनके प्रोमिनेंट रूलर थे वो थे इनके, आप देखोगे तो हर्षवर्धन की बात हम लोग यहां पर करेंगे, ठीक है। तो राज्यवर्धन इनके बड़े भाई, एंड देन पुष्यभूति इनफैक्ट जो है जिन्होंने स्टार्ट किया था, एंड देन राज्यवर्धन, हर्षवर्धन की बात हमको यहां पर करनी है, क्लियर है। तो ये सब बातें यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्थ की कहानी हो गई। अब साउथ में क्या चल रहा था, साउथ में आप देखोगे, अब जरा फंडा समझ लीजिएगा, ये नॉर्थ की कहानी हो गई। आप कहिए तो पहले पूरा नॉर्थ पढ़ा दें, लेकिन थोड़ा एक डिस्कशन करना जरूरी है, इसलिए साउथ बताने जा रहा हूं आपको। वो ये कि साउथ में आप देखो यहां पर चालुक्याज आ गए हैं। अरे 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 सर, ये कहां से आ गए सर, ये कैसे आ गए चालुक्यास, है ना। पल्लवास तो सर समझ में आ रहा है हमको, पल्लवास समझ में आ रहा है। अब जरा देखिएगा कि चालुक्यास कैसे आए वो जरा समझिए। चालुक्यास ऐसे आए दोस्तों कि ये जो एरिया आपको वाकाटाका का दिख रहा है, जब वाकाटाका डिक्लाइन करते हैं ना, तो वाकाटाका जब टूटते हैं या खत्म होते हैं तो यहां पर कई सारी डायनेस्टीज पनपना शुरू होती हैं। वाकाटाका के साथ यानी पल्लवास के कई सारे कंटेम्पररीज होते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार उसको यहां पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि पल्लवास के कंटेम्पररी कौन कौन थे। उस समय समझ में आ जाएगा कि कौन कौन है जो पल्लवास के साथ वाकाटाका के डिक्लाइन होने के बाद रूल करते हैं, ठीक है। तो हमको समझ में ये आ रहा है, लिखिएगा कंटेम्पररीज ऑफ पल्लवास, कंटेम्पररीज ऑफ पल्लवास। देखिए जरा कौन कौन है कंटेम्पररी, आइए जरा बना लेते हैं इसको एक बार। देखिए प्लीज, फर्स्ट पॉइंट, कंटेम्पररी कौन है, देखिए कदम्बाज, कदम्बाज, ठीक है। इनके जो रूलर थे मयूर शर्मन, इनके इंपॉर्टेंट रूलर इज मयूर शर्मन, ठीक है। ये एक छोटे से एरिया से मतलब कदम्बाज जो है वो यहां पर रूल कर रहे हैं। ये बेसिक बात है जो आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कदम्बाज हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे, जस्ट अ मिनट, यस, तो ये आपको नॉर्थ कर्नाटका की तरफ रूल करते हुए मिलेंगे। दे वर रूलिंग इन नॉर्थ कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका में ये लोग रूल कर रहे थे। आप आओगे बी पॉइंट पे, तो यहां पर गंगास थे, गंगाज, गंगाज ऑफ माइसोर, ठीक है। ये लोग साउथ कर्नाटका में रूल कर रहे हैं, है ना। ये लोग कहां, ये लोग आप देखोगे तो साउथ कर्नाटका में रूल कर रहे हैं, है ना। इनका टेरिटरी यू विल फाइंड साउथ कर्नाटका की तरफ है, ठीक बात है सर। एक तो ये भी क्लियर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट जब ये पल्लवाज हैं, जब ये पल्लवाज हैं तो डीप साउथ में क्या चल रहा है, सी पॉइंट, डीप साउथ में अब कालभरास का रूल आ गया है। यानी कि जहां पर एक वक्त चोला चेरा पांड्या रहते थे वहां पर अब कालभरास आ चुके हैं, ठीक बात है। और एक और पॉइंट नंबर डी यहां पर नोट करेगा, दैट इज चालुक्याज, दैट इज चालुक्याज, चालुक्याज थे और ये बादामी से रूल कर रहे थे, बादामी से रूल करते हैं। इनमें से इन सब में ये एक प्रोमिनेंट पावर उभर के आती है जो एक बड़े एरिया में कैप्चर करके बैठ जाते हैं। तो मैं वापस से इस डायग्राम पे आता हूं, तो हमें समझ में ये आ रहा है सर कि जब ये लोग डिक्लाइन किए वाकाटाका,
तो कई सारे यहां पर कदम्बाज, नॉर्थ कर्नाटका में कदम्बाज थे, राइट। आप देखोगे तो सर साउथ कर्नाटका के अंदर आप देखोगे गंगास रूल कर रहे हैं, राइट। सर आप देखोगे कि ये वाला जो पोर्शन है, समझिएगा, ये आपका पोर्शन किसका था, ये आपका पोर्शन था चेरास का, सर चेराज थे यहां पर। सर ये वाला पोर्शन किसका था, ये वाला पोर्शन सर पांड्यास का पोर्शन था, ठीक बात है सर। सर ये वाला पोर्शन देखोगे तो ये आपका चोलास का पोर्शन था, ठीक बात है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अब ये ऐसा वक्त आ चुका है जब पल्लवाज रूल कर रहे हैं, तो कालभराज दे स्टार्ट रूलिंग दिस पर्टिकुलर एरिया। ये पूरे इतने एरिया पे अपनी पावर को स्थापित कर लेते हैं, ये इतने बड़े एरिया में अपनी पावर को स्थापित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चोला, चेरा और पांड्या खत्म हो गए, लेकिन उनकी पावर सबसाइड हो गई, दब गई, क्योंकि कालभराज जो है उनका रूल यहां पर आ गया है। तो कालभराज आर रूलिंग इन दिस एरिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। फिर से एक बार मैं आपको अच्छे से रिपीट कर रहा हूं कि जब गुप्ताज डिक्लाइन किए, एक एक करके आते हैं। एक लेवल ये देखेंगे, एक लाइन ये देखेंगे, एक लाइन ये देखेंगे, और फिर एक लाइन ये देखेंगे, ठीक बात है। ऐसे हम लोग यहां पर 3 लाइनों को यहां पर देखते हैं। आइए, तो बेसिकली क्या कि ये वाला एरिया यहां पर पहले गुप्तास थे। गुप्तास कई एरिया पे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते थे, इनडायरेक्ट कंट्रोल करते थे। इसलिए जब गुप्तास डिक्लाइन किए तो वहां से आप देखोगे तो कई सारे फ्यूडिटरी स्टेट्स गुप्ता के जो थे वो अपने आप को आजाद घोषित करते हैं। उनमें से एक स्टेट था पुष्यभूति वालों का, ठीक है। तो यहां से पुष्यभूति डायनेस्टी थानेश्वर के अराउंड से रूल करना शुरू करती है। ऐसे ही यहां पर मौखारीज थे बगल में, ठीक है। आप देखोगे तो हियर यू विल फाइंड कि यहां पर सर मौखारीज रूल कर रहे हैं, ठीक है सर। ये वाला एरिया है जहां पर सर मौखारीज रूल करते हैं, मौखारीज रूल कर रहे हैं, ठीक बात है सर। इतना समझ में आ गया हमको, है ना। तो दिस इज मौखारीज, दिस इज मौखारीज, क्लियर है यहां तक। तो गुप्ताज के डिक्लाइन के बाद इस तरह के इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब आइए यहां पर साउथ में, डेक्कन में क्या हुआ। डेक्कन में यह हुआ कि भाई पहले यहां पर कौन थे इसी की जगह, आइए देखते हैं। फिर पहले यहां पर कौन थे, सातवाहना थे। पहले यहां पर कौन थे, सातवाहना थे। सातवाहना के फ्यूडिटरी आए कौन, वाकाटाका। सातवाहना के फ्यूडिटरी कौन थे, वाकाटाका। सातवाहना के फ्यूडिटरी ये भी थे, पल्लवाज भी थे। लेकिन पल्लवाज जब सातवाहन डिक्लाइन हुए, पल्लवाज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम अब कंट्रोल में नहीं आएंगे। वाकाटाका इस एरिया से रूल करते रहे। आपको ध्यान रखना होगा कि सातवाहन खुद मौर्यास के फ्यूडिटरी थे। याद करिए कि जब मौर्यास डिक्लाइन किया तो मैंने आपको कहा था कि मौर्यास के कुछ प्रोविंसेस थे, जैसे सातवाहन हो गया, कलिंग हो गया, जो अपने आप को आजाद घोषित करता है। तो ऐसे ही देखो कि मौर्यास के फ्यूडिटरी सातवाहना इस एरिया में रूल कर रहे थे। सातवाहन डिक्लाइन करते हैं तो वाकाटाका आते हैं। वाकाटाका जब ब्रेकअप होते हैं तो कई सारी डायनेस्टीज जो है वहां पर रूल करती हैं, ठीक है। उस एरिया में कई सारी डायनेस्टीज पनपना शुरू होती हैं, जैसे कदम्बाज, गंगाज, ठीक है। नीचे डीप साउथ में कालभरास, और फिर ये चालुक्याज और बदामी, ये कंटेम्पररी हैं पल्लवास के। लेकिन इस एरिया में, अब इस एरिया में जो एक बड़ी पावर उठ के बन के आती है, इस एरिया में जो एक बड़ी पावर बन रही है वो है किसकी, वो है अब चालुक्यास की। तो मैं इसको इसके ऊपर ही कलर कर देता हूं कि अब यहां पर चालुक्यास जो है वो एक पावर, स्ट्रॉन्ग पावर बन के उभर के आ गए हैं, ठीक है। तो चालुक्यास ने ये ओवर पावर कर दिया है एंड दे आर रूलिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। अब ये इतने बड़े एरिया में चालुक्यास रूल कर रहे हैं। ये पॉइंट आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ रही है। अब हुआ क्या, धीरे धीरे हुआ ये कि साहब अब पल्लवाज भी जब अपनी पावर को बढ़ाएंगे तो उन्होंने भी चोलास को हरा दिया और उन्होंने भी अपनी पावर को यहां पर इंक्रीज करने की कोशिश करी, ठीक है। वो भी कोशिश करेंगे अपनी पावर को इंक्रीज करने की। तो ये वाला जो एरिया है हमको समझ में आ रहा है सर, ये सर चालुक्यास का एरिया। ध्यान रखना कि चालुक्यास इतने बड़े एरिया में गवर्न तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये एक एरिया इतना वाला, ठीक है, इधर वाला एरिया है, अपने भाइयों को दे दिया। ये वाला एरिया दे दिया चालुक्यास अपने भाइयों को। और ये भाई जो थे चालुक्यास के, ये भी चालुक्यास हैं, इसके बाद जो आए ये भी चालुक्यास हैं। मतलब एक्चुअली ये वाले चालुक्यास थे, मेनली ये वाले चालुक्यास सब में रूल कर रहे थे। लेकिन फिर इन लोगों ने कहा किया कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस एम्पायर वो दे दिया अपने भाइयों को। ये भी चालुक्या थे, लेकिन ये वेंगी से रूल करते थे, इसलिए इनको कहा जाता था चालुक्यास ऑफ वेंगी। और ये वाले जो लोग हैं, ये वाले, ये रूल करते थे चालुक्यास कहां से, ऑफ बदामी। इनको चालुक्यास ऑफ बदामी कहा जाता था, या फिर वतापी कहा जाता था। वतापी कहा, क्योंकि बदामी वतापी एक ही चीज है। तो हमें समझ में आ रहा है सर, क्या एक क्रक्स में बात ये निकल के आ रही कि सर ये वाला जो पार्ट है ये हमारा चालुक्यास का है, ठीक है। और कौन सा चालुक्या, चालुक्यास ऑफ बदामी, ठीक है। चालुक्यास ऑफ बदामी, ये वाला एरिया है चालुक्यास ऑफ बदामी का, ठीक है। और ये वाला एरिया है चालुक्यास ऑफ
वेंगी का। ये चालुक्याज ऑफ बादामी या चालुक्याज ऑफ वातापी एक ही बात है, और ये चालुक्याज ऑफ वेंगी। आई होप ये मैप आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्लैरिटी कहीं नहीं आई हो तो एक बार फिर से वीडियो पीछे करिएगा और फिर से देखिएगा। डेलिबरेटली आई एम टेकिंग, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। हम यहीं से अब माइग्रेट भी करेंगे मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, तो यहां पिक्चर क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। मैं एक बार फिर से रिकलेक्ट करा रहा हूं आपको, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि साहब नॉर्थ में हमने देखा था कि पोस्ट मौर्य पीरियड में यहां पर कुषाणों का रूल आ गया था सर। कुषाण जब डिक्लाइन करते हैं तो मैंने कहा कि उनके फ्यूडेटरी थे गुप्ताज। तो 240 एडी में हम देखते हैं श्री गुप्ता जो हैं वो गुप्ता डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट करते हैं। फिर पूरी गुप्ता डायनेस्टी आगे चलती है, श्री गुप्ता, घटोत्कच, चंद्रगुप्ता 1, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता 2, कुमार गुप्ता, स्कंद गुप्ता चलती रहती है। ठीक बात है। जब गुप्ताज डिक्लाइन किए तो सर यहां पर उनके फ्यूडेटरीज भी आ गए। तो एक फ्यूडेटरी आपको दिख रहे हैं पुष्यभूतिज, ऐसे आप दिख रहे हैं मौखारीज, राइट, ये सब लोग यहां पर थे। ठीक है, और भी जो गुप्ताज के फ्यूडेटरी थे वो भी आजाद हो जाते हैं। ठीक बात है सर, ये क्लियर हो गया। सर सातवाहन नीचे आइए, डेक्कन में आइए। अब डेक्कन में क्या कहानी थी कि यहां पर सातवाहन थे पहले मौर्यास के टाइम पे, मौर्यास के फ्यूडेटरी हुआ करते थे। सातवाहन जब डिक्लाइन किए तो वहां पर वाकाटाका आते हैं, बट वाकाटाका जब आए तो पल्लवाज आर नॉट द फ्यूडेटरीज ऑफ वाकाटाका। पल्लवाज फ्यूडेटरी थे सातवाहन के, लेकिन जब सातवाहन डिक्लाइन किया तो पल्लवाज ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो वो वाकाटाका के फ्यूडेटरी होंगे? नहीं होंगे। वाकाटाका अपना इंडिपेंडेंट है, ये अपने इंडिपेंडेंट है। वाकाटाका जब डिक्लाइन किया तो वहां पर चालुक्याज और बादामी आ गए। तो आप देख सकते हैं ये पूरे एरिया में चालुक्याज थे, लेकिन इन्होंने ईस्ट वेस्टर्न पार्ट अपने पास रखा। चालुक्याज ऑफ बादामी से रूल कर रहे थे, और ये वाला पोर्शन अपने भाइयों को दे दिया, चालुक्याज ऑफ वेंगी हो गए। ठीक है, ये डेक्कन का पोर्शन। साउथ की कहानी की बात करेंगे तो यहां पर चोलास, चेराज और पांड्यास थे, लेकिन इनकी पावर को खत्म करते हैं कालभरास, और ये अपने आप को पूरे तमिलनाडु पे अपने आप को ये स्थापित कर लेते हैं, है ना। इतने बड़े एरिया में ये पूरा अब यहां पर गवर्न कर रहे होते हैं, ये पूरे एरिया में गवर्न कर रहे होते हैं कालभरास। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही, और ऊपर नॉर्थ का यहां पर कंट्रोल चल रहा है। चलिए अब कहानी को देखते हैं, क्योंकि यहां पर आप देखोगे दिस इज द एरिया जहां पर कुछ मालवा वाला एरिया भी है। ठीक है, ये वाला कुछ एरिया है जहां पर हम देखेंगे कि लेट गुप्ताज यहां पर रूल करते हैं। ठीक है, ये भी सर हमने देखा, कुछ एरियाज ऐसे भी हैं। ठीक है सर, हम देखेंगे जगह जगह पे अलग अलग यहां पर डायनेस्टीज पनप रही हैं। क्लियर? आइए अब इसी से शुरुआत करते हैं पहले पुष्यभूति डायनेस्टी की। तो आप देखिए पुष्यभूति डायनेस्टी में स्टार्टिंग जो होगी वो इनिशियली कैसे हो रही है, सिर्फ इतने से एरिया में पुष्यभूतिज है, इतने से एरिया में ओनली, इतने से एरिया में पुष्यभूतिज हैं। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली हर्षवर्धन जो है जब वो रूल करेगा तो वो यहां से लेकर आप देखोगे पूरे एरिया पे कंट्रोल अपना स्थापित करेगा। बट यू आर सीइंग कि जो हर्षवर्धन है वो इस रिवर के आगे नहीं बढ़ा है, दैट इज नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर उसकी बाउंड्री बनी हुई है ना, वो उसके नीचे नहीं गया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि यहां पर बैठा चालुक्याज जो थे, है ना, यहां जो चालुक्याज गवर्न कर रहे थे दोस्तों, ये चालुक्याज ने इनके रूलर थे कौन? इनके रूलर थे पुलकेशन टू। और पुलकेशन टू की लड़ाई जो है वो हुई थी यहां पर हर्षवर्धन से। ये लड़ाई इनसे हुई थी, और ये लड़ाई जब हुई इसमें हर्षवर्धन यहां पर हार जाते हैं, लॉस्ट, और पुलकेशन 2 वन, और इसी वजह से ये जो बाउंड्री है ये इनके बीच की बाउंड्री डिसाइड हो जाती है। तो हर्षवर्धन का एक्सपेंशन साउथ में तो नहीं हुआ, अब उसके पास ऑप्शन एक ही था कि वो लेफ्ट और राइट एक्सपैंड कर सकता था, तो उसने इधर और इधर एक्सपैंड किया। आइए जानते हैं ये कहानी पूरी किस प्रकार से घटती है। चलिए देखिए, हेडिंग देखिएगा, हेडिंग है पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, तो पुष्यभूतिज एक बात तो क्लियर हो रही है कि ये फ्यूडेटरीज हैं गुप्तास के, फ्यूडेटरी ऑफ गुप्ता थे। ठीक है, व्हेन गुप्ता डिक्लाइंड, व्हेन गुप्ताज वीक हुए, वीकेंड, तो क्या हुआ? पुष्यभूति डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। पुष्यभूति अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देते हैं। ये बात सबको क्लियर आ गई? सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस अपना। ठीक बात है सर। और जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया तो पुष्यभूति खुद वो अपनी एक डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं, जिसका नाम है पुष्यभूति डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी के फाउंडर भी वही होते हैं,
इस डायनेस्टी के फाउंडर खुद पुष्यभूति होते हैं। ये बात होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्लियर है। इनमें जो इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन थे? अगर मैं इनके इंपॉर्टेंट रूलर की बात करूंगा पुष्यभूति डायनेस्टी की, तो इंपॉर्टेंट रूलर वाज प्रभाकर। प्रभाकर, ठीक है। अब कहीं कहीं आपको पुष्यभूति डायनेस्टी मिलेगा, कहीं कहीं यही आपको वर्धान डायनेस्टी भी मिलेगा, कहीं कहीं यही आपको वर्धान डायनेस्टी भी लिखा हुआ मिलेगा, वर्धान डायनेस्टी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट रूलर कौन हो गया? प्रभाकर इज द इंपॉर्टेंट रूलर। प्रभाकर के यहां पर आप देखोगे तो 3 बच्चे थे, प्रभाकर के 3 बच्चे थे, ठीक है। एक तो लड़का था राज्यवर्धन, जो कि बड़ा भाई था, राज्यवर्धन, ठीक है। एक था राज्यवर्धन, ठीक है। एक था उसका भाई हर्षवर्धन, हमेशा खुशी के माहौल में रहता था, खुश रहता था, हर्षवर्धन, है ना, खुशी का माहौल है, हर्षा एकदम हर्ष उल्लास में जी रहा है। और उनकी यहां पर एक बहन भी थी, एक उनकी सिस्टर भी थी, मतलब एक उसकी डॉटर भी थी यहां पर, ठीक बात है, एक डॉटर भी थी, यानी कि 2 भाइयों की एक बहन भी यहां पर थी। कहानी पूरी पुष्यभूति डायनेस्टी की इन्हीं 3 के ऊपर बसी हुई है और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो प्रभाकर के टाइम पे फाउंडर इज द, मतलब प्रभाकर के टाइम पे आप देखोगे कि द थिंग इज ये वाला डायनेस्टी, प्रभाकर के टाइम पे आप देखोगे तो यहां से रूल करते हैं। अपनी कैपिटल उनकी कौन सी होती है? स्थानेश्वर जो है वो उनकी कैपिटल है यहां पर, ठीक है। स्थानेश्वर इज द कैपिटल। जब प्रभाकर इज द रूलर, जब प्रभाकर रूलर है तो स्थानेश्वर इज द कैपिटल, ठीक है। लेकिन जब प्रभाकर वर्मन की डेथ हुई, ठीक है, जब प्रभाकर की यहां डेथ हो गई तो अगले गद्दी बैठते हैं कौन? राज्यवर्धन, ठीक है। अगले गद्दी पे कौन बैठे? राज्यवर्धन। आइए जरा इसको यहां पर अच्छे से समझते हैं। देखिए यहां पर ये जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। तो मैंने क्या बताया? प्रभाकर, ठीक है। और प्रभाकर की जब यहां पर क्या हुई? डेथ होती है, प्रभाकर की डेथ होती है, तो उसके बाद गद्दी पे बैठते हैं राज्यवर्धन, ठीक है। अब राज्यवर्धन, जैसा कि नाम पता चल रहा है राज्य, तो इनका इनका जो इनका नाम, जो इनका बेसिकली नाम से इनके काम थे, ये अपना राज्य को एक्सपैंड करना चाहते थे। राज्यवर्धन ये कई सारे राज्य पे एक्सपैंड करना चाहते थे। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि इनका जो पड़ोसी यहां पर स्टेट था, है ना, पुष्यभूति का पड़ोसी स्टेट कौन सा था? मौखारीज का था, याद करिए। पुष्यभूति का पड़ोसी स्टेट है मौखारीज, याद करिए, ठीक है। ये वाला मैप देखिए, आपको समझ में आएगा, ये देखिए, राइट। पुष्यभूति ये है और इनका बगल में पड़ोसी देश कौन सा है, या पड़ोसी स्टेट कौन सा है? मौखारीज का है, ठीक है। और मौखारीज में आप देखिए कि इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। मौखारीज के इंपॉर्टेंट सिटी अयोध्या, कन्नौज और मथुरा, और मौखारीज की कैपिटल कन्नौज थी, ठीक है। यहीं से रूल कर रहे थे। अब याद करिए कन्नौज का इंपॉर्टेंस कितना था। अब कन्नौज का इंपॉर्टेंस यहां से बन रहा है, अभी तक जो इंपॉर्टेंस था वो पाटलिपुत्र का था, राइट। आप देख रहे थे मगध, मौर्याज हो गया, राइट, यहीं से सब लोग रूल कर रहे थे, है ना। यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, शुंगा, कानवाज, मतलब ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था। बट नाउ द शिफ्ट इंपॉर्टेंस इज शिफ्टिंग टू कन्नौज। क्यों? वाई कन्नौज इज गेटिंग इंपॉर्टेंस? एक तो ये कि उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसी थी, है ना, 2 तरफ से नदियां जो है बह रही हैं, फर्टाइल लैंड है कन्नौज का। दूसरी बात, कोई भी चीज आप देखोगे साउथ की तरफ जानी है तो कन्नौज वाज अ वेरी गुड पॉइंट। कन्नौज से ट्रेड यहां पर काफी हो रहा था, तो एक कॉमर्शियल कैपिटल, कॉमर्शियल सेंटर बन गया था। स्ट्रैटेजिक लोकेशन बड़ी जबरदस्त थी, इस वजह से कन्नौज की इंपॉर्टेंस जो है लगातार बढ़ रही थी, और बड़ा फर्टाइल एरिया था ये, ठीक है, बड़ा फर्टाइल एरिया था। तो यहां पर जो राज्यवर्धन थे वो ये चाहते थे कि भाई उनके जो पड़ोसी वाले स्टेट हैं, दैट इज मौखरीज, उनके साथ हमारा क्या हो जाए? मैट्रिमोनियल लाइंस। वो चाहते थे कि हमारी मैट्रिमोनियल लाइंस हो जाए, या फिर मैं कह सकता हूं वो चाहते थे कि हमारा इनसे रिलेशन अच्छा हो जाए। तो राज्यवर्धन ने क्या किया? राज्यवर्धन ने अपनी बहन की शादी मौखरी के राजा गृहावर्मन से करवा दी, गृहावर्मन से करवा दी। जब ये शादी होगी तो जाहिर सी बात है, जब शहनाइयां बजेंगी, तो शहनाई बजी तो इसमें यह दिखाई दिया कि पॉलिटिकली ये दोनों ही स्टेट्स या दोनों ही डायनेस्टीज अब एक साथ यहां पर आ गई हैं, और इतना बड़ा एरिया जो है अब ये गवर्न कर रही हैं। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि भाई हमें समझ में यह आ रहा है कि भाई अब तो सर इतने बड़े एरिया में यू विल फाइंड कि अब यहां पर कंट्रोल किसका हो गया है? पुष्यभूति का हो गया है, मौखरीज, क्योंकि दोनों एक साथ आ गए। ये शादी से बड़ा दुखी हुए मालवा के लोग।
है ना। मालवा के लोग बड़े दुखी हुए, मालवा के राजा के दिल में दर्द डिस्को था, है ना, कि भैया ये जो बहन की शादी कर दी, हमको भी इनसे जो है बहुत ज़्यादा लगाव था और बढ़ होगा, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न होगा, है ना। लेकिन ये बात जो है मतलब ऑल दिस इज जोक, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल रीजंस ये थे कि मालवा के रूलर को ये बात पसंद नहीं आई। यहां बैठे थे मालवा का रूलर, ठीक है, यहां था मालवा का रूलर, और मालवा का रूलर था देवगुप्ता, ठीक है, इसका रूलर था देवगुप्ता, ठीक है। इसको ये बात पसंद नहीं आई, अच्छा शादी कर दी वहां पर, अब मेरा क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे में क्या हुआ, जब ये शादी हुई तो मालवा के रूलर ने गृहवर्मन पे अटैक कर दिया, गृहवर्मन पर अटैक करके गृहवर्मन का काम तमाम कर दिया और उसको मार दिया, ठीक है, डेथ, किल्ड, ठीक है, इसको किल कर दिया। अब लीजिए जरा, यहां पर गृहवर्मन किल हो जाएगा तो राज्यवर्धन की बहन जो है वो क्या हो गई, ऑब्वियसली बात है विडोड हो गई। तो ये बात का गुस्सा राज्यवर्धन को आएगा कि तुमने मेरी बहन को विधवा कर दिया, और इसीलिए आप देखोगे कि राज्यवर्धन जो है वो देवगुप्ता के ऊपर अटैक करते हैं, मालवा के राजा के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, और अटैक करने के बाद यहां पर देवगुप्ता को मार देते हैं। सो ही इज ऑल्सो किल्ड, ही इज ऑल्सो किल्ड, इनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन ये सब चीजें देख रहा था कौन, यहां बैठा हुआ, बंगाल में बैठा हुआ, यहां राजा, बंगाल का राजा, बंगाल के एरिया में एक एरिया है दैट इज गौड़, तो गौड़ किंगडम का यहां पर राजा था शशांक, शशांक। उसको भी ये बात रास नहीं आई कि भाई देवगुप्ता को मार दिया, क्योंकि देवगुप्ता और शशांक ये दोनों जो है मिलकर यहां पर लड़ाई लड़ रहे थे अगेंस्ट पुष्यभूतिस। तो यहां पर जब देखा इसने कि भाई देवगुप्ता को मार दिया गया है, राज्यवर्धन ने मार दिया है, तो शशांक ने क्या किया, शशांक ने आप देखोगे तो उसने अटैक किया यहां पर राज्यवर्धन पे, ठीक है, बहुत सारे एरो हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने यहां पर अटैक कर दिया, और अटैक करके अटैक किया तो राज्यवर्धन को भी मार दिया गया, किल्ड। अब आप देखिए कि क्या हुआ इस शादी की वजह से, एक शादी और 3-3 लोग की यहां पर जो है डेथ हुई। और जब ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि अब मौखरीज के राजा तो मर चुके थे, तो शशांक का कंट्रोल जो है वो मौखरीज के ऊपर आके बैठ गया, यानी कि इस एरिया में अब जो रूल है वो शशांक का चल रहा है, इस एरिया में रूल शशांक का चल रहा है, ठीक है। और जब यहां पर राज्यवर्धन की डेथ हुई तो गद्दी पे बैठा हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन सिट्स ऑन द थ्रोन, हर्षवर्धन सिट्स ऑन द थ्रोन, ठीक है। और जब हर्षवर्धन गद्दी बैठेगा तो अभी आप समझिए कि मालवा के ऊपर कंट्रोल किसका हो गया, हर्षवर्धन का, क्योंकि राज्यवर्धन ने मालवा के रूल को हरा दिया, ठीक है। लेकिन जब यहां पर इसको मार दिया शशांक ने राज्यवर्धन को, तो इमीडिएटली हर्षवर्धन आ गया, तो कंट्रोल ऑफ पुष्यभूतिज मालवा पे बना रहा, मालवा पे कंट्रोल बना रहा। तो बेसिकली मालवा इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पुष्यभूतिज, लेकिन मौखरीज जो है वो बंगाल के हाथ में चला गया, यानी शशांक के हाथ में चला गया है। तो अब जब हर्षवर्धन यहां गद्दी बैठ रहा है तो हर्षवर्धन के सामने दो चैलेंजेस हैं, दो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज ये है उसके सामने, ये राज्यवर्धन का रूल कोई बहुत लंबा रूल नहीं था, 1 साल का रूल था बस, ठीक है, कोई बहुत लंबा रूल नहीं था, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि दो चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज तो ये था कि अपने भाई के मौत का बदला लेना, ठीक है, टू टेक रिवेंज ऑफ ब्रदर्स डेथ, तो ये एक चैलेंज था। दूसरा, टू सेव हर सिस्टर फ्रॉम सेल्फ किलिंग जो कर सकती थी कि भैया आप कैसे रहेंगे, क्या होगा, तो उसको भी उससे बचाना था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहां से हर्षवर्धन की कहानी शुरू होगी। लेकिन मैं आपको ना एक चीज और यहां बताना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग में आएगा, वो है ऑब्वियसली इसका थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे टाइमलाइन की, है ना। तो टाइमलाइन यहां पर देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ था। देखिए हुआ ये दोस्तों, समझिएगा, हुआ ये, देखिए कि भाई ऐसे समझिए, टाइमलाइन जो मैं आपको बता रहा था, एक बार रुकिए, ठीक है, हर्षवर्धन, चलिए देखिए, तो कुछ इस प्रकार की चीजें थी। हमने देखा सर कुषाणों का रूल खत्म हुआ था, है ना, कुषाण का रूल जब खत्म हुआ तो वहीं पर गुप्तास का रूल शुरू हुआ था, याद करिए, यही है ना, कुषाण का रूल खत्म हुआ तो गुप्तास का रूल शुरू हुआ। जब गुप्तास का रूल एंड हो रहा है, समवेयर अराउंड यू विल फाइंड 550 AD,
550 एडी में गुप्तास का रूल एंड हो रहा है, ठीक है। और गुप्तास शुरू कब हो रहे थे? अराउंड 240 एडी के आसपास गुप्ता शुरू हुए थे, ठीक है। गुप्तास का रूल कब हुआ? 240 के एडी के आसपास शुरू हुआ, ठीक बात है सर। तो जब गुप्तास का रूल एंड हुआ तो उसके बाद यू विल फाइंड कि लगभग एक 500 या 100 सालों का यहां पर गैप है। 100 सालों का यहां पर आपको गैप मिलता है। जब गैप क्या मिल रहा है? मतलब दिस इज द टाइम पीरियड जब एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन एग्जिस्ट कर रहा है, एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन एग्जिस्ट कर रहा है कि अब अगला राजा कौन होगा, है ना। यहां पर कई सारी डायनेस्टीज हैं जो पनप रही हैं और कोशिश कर रही हैं अपने आप को एम्पावर करने की। लेकिन जो कहानी शुरू होती है हर्षवर्धन की, वो आप देखोगे ही सिट्स ऑन द थ्रोन इन 606 एडी। तो जो हर्षवर्धन गद्दी बैठ रहा है वो 606 एडी में गद्दी पे बैठता है, ठीक है। इसके पहले 1 साल तक आप देखोगे राज्यवर्धन था, ठीक है। और फिर स्टार्टिंग पुष्यभूति डायनेस्टी की भी उसी के आसपास यहां पर होती है। क्लियर है यहां तक बात? हर्षवर्धन का रूल जो है वो चलेगा टिल 647 एडी तक, टिल 647 एडी तक। ये एक पॉइंट था जो मिस हो गया था अभी तक अपन से, कि हमने ये टाइमलाइन क्रिएट नहीं किया था कि हर्षवर्धन कहां से शुरू कर रहा है। तो हर्षवर्धन का रूल ये पूरा यहां पर हर्षा का रूल आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा हर्षा का रूल यहां से यहां तक है। लेकिन ऑफकोर्स इससे 1 साल पहले आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पे ऐसे कर सकता हूं कि मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेता हूं, देखो, टू मेक इट मोर ईजी फॉर यू। मैं थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए ऐसे लिख देता हूं दोस्त, या आपको दिखाई भी नहीं देगा, कलर दूसरा ले लूंगा। हाँ, तो यहां पर आप देखोगे लगभग 605 एडी, 604 एडी, मतलब यहां से आप देखोगे लमसम यू विल फाइंड कि पुष्यभूति डायनेस्टी रूल करना शुरू करती है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं डायनेस्टी रूल करती है 590 से, है ना। 590 से रूल करना शुरू कर देती है, लगभग 590 एडी से। अब ये तब की बात है जब पुष्यभूति खुद यहां शुरुआत करते हैं ना, लेकिन बहुत कंक्रीट बातें हमको पता नहीं चलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसके बाद यू विल फाइंड कि समवेयर अराउंड 605 एडी के आसपास हम देखेंगे तो राज्यवर्धन यहां से रूल करता है। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे 606 एडी में हर्षा सिट्स ऑन द थ्रोन, यहां से हर्षवर्धन गद्दी बैठ जाता है। ये बात याद रहेगी अब। और हर्षवर्धन का रूल जो है वो चलेगा टिल 647 एडी, और 647 एडी में हर्षा की डेथ हो जाएगी। हर्षा डाइस, हर्षा डाइस, हर्षवर्धन हर्षा एक ही बात है। ये टाइमलाइन क्रिएट हो गया। और ये मैं आपको जो व्हाइट से किया हुआ है ये पॉलिटिकल कंफ्यूजन है, मतलब एक पॉलिटिकल क्योस बना हुआ है कि अगला राजा कौन होगा। आपस में यहां पर जो है लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, है ना। लड़ाई लोग लड़ रहे हैं कि अगला राजा कौन बनेगा, ठीक है। तो जो आउटराइटली बड़ा साम्राज्य निकल के आता है वो पुष्यभूतिज का निकल के आता है, जो मैंने आपको बताया कि यहां से लेकर यहां तक जो लोग रूल करते हैं वो थे पुष्यभूति वाले, ठीक है। कहानी मैंने आपको उसकी पहले ही बता दी है पूरी, कि भाई शुरुआत होती है, पुष्यभूति खुद इसके फाउंडर हैं। उसके बाद प्रभाकर आते हैं, प्रभाकर मतलब आते नहीं है, उसका इंपॉर्टेंट रूलर इज प्रभाकर। कई रूलर और आए बीच में, प्रभाकर इज द इंपॉर्टेंट रूलर। प्रभाकर के यहाँ 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन राठौर, उसकी बेटी, और हर्षवर्धन, ठीक है। राज्यवर्धन राठौर, ये राज्यवर्धन राठौर बोल रहा हूँ, सॉरी, राजवर्धन जो है वो ये चाहते हैं कि उनका जो टाई अप है वो मौखारी के साथ हो जाए, और इसीलिए वो अपनी बहन की शादी जो है वो कर देते हैं ग्रीवर्मन के साथ, जो कि मौखारीज का यहाँ पर जो है वो रूलर होता है, राइट। इस चीज को देखकर मालवा के रूलर देवगुप्त के दिल में दर्द डिस्को शुरू हो जाता है कि ये कैसे हो गया, है ना भाई, ये तो हमारा जो प्यार है वहां चला गया, राइट। तो ये सब मैं इन जोक्स बता रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस दिख रहे थे कि भाई राज्यवर्धन यानी कि पुष्यभूतिज और मौखरीज एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अटैक जो है मालवा का रूलर जो है वो करता है गृहवर्मन के ऊपर, और इसकी वजह से जो है गृहवर्मन की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मौखरीज की जो शादी हुई थी, मौखरीज में शादी जो हुई थी राज्यवर्धन की बहन की, वो विडो हो गई। एंड दिस वाज द पेन पॉइंट फॉर राज्यवर्धन, और इसलिए राज्यवर्धन जो है वो अटैक करता है देवगुप्ता के ऊपर और देवगुप्ता को मार देता है। ये बात देखता है शशांक, जो गौड़ का होता है, और शशांक जो है वो अटैक करता है, गलती से मार देता है राज्यवर्धन को, और राज्यवर्धन की भी डेथ हो जाती है। और फिर उसके बाद गद्दी पे बैठता है हर्षवर्धन, जिसके बाद मैंने आपको बताया कि हर्षवर्धन के सामने 2 बड़े चैलेंजेस थे। एक चैलेंज था कि उसको अपने भाई के मौत का बदला लेना था, और दूसरा चैलेंज था कि उसको अपनी बहन को बचाना था, जो कभी भी अपने आप को यहाँ पर इस प्रेशर में थी, या फिर मैं कह सकता हूँ इस
डिप्रेशन में थी कि क्या हुआ हो गया है उसके साथ, तो वो कभी भी अपनी जान ले सकती थी। दीज वर द टू चैलेंजेस जब हर्षवर्धन गद्दी पे बैठता है। ठीक है, अब जब हर्षवर्धन गद्दी बैठा तो उसने अपना रूल धीरे धीरे, आप देखोगे कि कन्नौज से जब वो रूल करना शुरू करता है, कन्नौज से रूल करना शुरू कर रहा वो, तो उसने धीरे धीरे सारे टेरिटरीज को अपना कैप्चर करना शुरू किया। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला तो एरिया स्थानेश्वर का था ही, और मालवा का एरिया कैप्चर कर ही चुका था उसने। ठीक है, मालवा का एरिया कैप्चर हो गया था। यहां पर आप देखो वलाभी का एरिया है, वलाभी के भी रूलर को ध्रुव सेन जिनका नाम था, उनको हरा दिया हर्षवर्धन ने, और वलाभी के एरिया को भी अपने अंडर मिला लिया। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे कि इधर एक्सपेंशन हुआ, तो ये धीरे धीरे सारा जो खेल है, यानी कि शशांक यहाँ पर जो कैप्चर करके बैठा था कन्नौज, है ना, पहले तो कन्नौज में कौन बैठा हुआ है, कन्नौज में मौखरीज बैठे हुए हैं, समझो इस बात को, है ना, कन्नौज में कौन बैठा हुआ है, मौखरीज बैठे हुए हैं यहाँ पर अभी। तो जब हर्षवर्धन गद्दी बैठा तो उसको पहले कन्नौज वापस लेना था, राइट। तो उसने शशांक के गौड़ जो था, शशांक जो था गौड़ का, उसको यहाँ पर डिफीट कर दिया, तो कन्नौज भी उनके हाथ से निकल गया। ठीक है, और फिर उसके बाद वलाभी के रूलर को हरा दिया, वो भी हाथ से निकल गया। देवगुप्ता यहाँ पर जो उज्जैन का राजा, यहाँ पर जो मालवा का एरिया है, उसका रूलर देवगुप्ता को पहले ही हराया जा चुका है ना, उसके भाई राज्यवर्धन ने हरा दिया है, वो भी निकल गया। और शशांक ऑफ गौड़ को भी हरा के ये पूरा टेरिटरी जो है हर्षवर्धन ने अपने कंट्रोल में रख लिया है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद जब उसने कोशिश करी कि हम साउथ में जाके करें, लेकिन एक्सपेंशन करें, लेकिन यहाँ पुलकेशन 2 से लड़ाई जो होती है वो नर्मदा के रिवर पे हुई, और इसमें हर्षवर्धन की डिफीट हो जाती है। होपफुली ये बात हम लोग यहाँ पर बार बार कर रहे हैं, और आपको ये बातें जो है यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। क्लियर, यहां तक बातें क्लियर हो गई भाई? होपफुली ये सब बातें जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर अब हो गई होंगी। ठीक है, ये सब बातें आपको अच्छे से हो गई होंगी। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर ना बिफोर मूविंग कि मैं आपको जस्ट लेट मी चेक कि क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ यहाँ पर रह तो नहीं गया है जो मुझे आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, आइए। ठीक है, अब ज़रा इस चीज़ को भी ना आइए एक बार ना यहाँ पर देखते हैं कि हर्षवर्धन के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जो है नोट करते हैं। प्लीज़ राइट, हेडिंग दे दीजिएगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ना हर्षवर्धन का जो कोर्ट पोएट है बाणभट्ट, ठीक है ना, हर्षवर्धन का जो कोर्ट पोएट है बाणभट्ट, उसने लिखी हर्षचरिता, ही रोट हर्षचरिता। हर्ष की जीवनी के बारे में हमको यहां से काफी कुछ पता चलता है। अब स्टार्टिंग में जो हर्षवर्धन है वो एक शैवाइट था, ही वॉज अ शैवाइट। ठीक है, लेकिन बाद में ही गॉट कन्वर्टेड इनटू हीनयान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, एंड देन लेटर ऑन बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं ये महायान बुद्धिज्म में। बाद में महायान बुद्धिज्म में ये कन्वर्ट हो जाता है हर्षवर्धन। ठीक है, ये बात यहां पर नोट करिएगा। क्लियर है? महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने का एक बड़ा श्रेय जाता है ह्यून त्सांग को, जो उनके टाइम पीरियड में यहां पर आया था। चाइनीज ट्रैवलर ह्यून त्सांग, ह्यून त्सांग, ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर, ये भारत पहुंचा था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। क्लियर है? अब जब यहां पर ये हीनयान बुद्धिज्म में, महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको प्रोपोगेट भी करवाएगा, राइट। उसको यहां पर क्या करना है, इसको, इस रिलीजन को प्रोपोगेट करना है। और इस रिलीजन को प्रोपोगेट करने के लिए हर्षवर्धन ने 2 यहां पर असेंबलीज करवाई। हर्षवर्धन ने 2 असेंबलीज यहां पर जो है वो करवाई। कौन कौन सी 2 असेंबलीज हैं दोस्तों, नोट करिएगा। एक असेंबली है आपकी, एक असेंबली है कन्नौज असेंबली, कन्नौज में करवाई थी कन्नौज असेंबली। एक हुई थी प्रयाग असेंबली, प्रयाग कॉन्फ्रेंस, प्रयाग कॉन्फ्रेंस। अब आप देखोगे कन्नौज असेंबली में लगभग 20 राजाओं ने यहां पर अटेंड किया था। 20 किंग्स केम इन दिस पर्टिकुलर असेंबली। नॉट ओनली दिस, 3-3 हजार लोग और भी अदर सेक्ट्स के लोग यहां पर मौजूद थे। लेकिन जब यहां पर आप देखोगे कि ह्यून त्सांग ने अपना भाषण देना शुरू किया, ठीक है, जब यहां पर उसने अपना स्पीच देना शुरू किया, तो इसके स्पीच से बहुत ज्यादा लोग जो है वो क्या हो गए थे, एग्रेवेटेड हो गए थे कि अरे क्या बोल रहा है, हमारे धर्म के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। क्योंकि ये महायान बुद्धिज्म की तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे कि महायान बुद्धिज्म में ऐसा होता है, वैसा होता है ना। ह्यून त्सांग ने इतनी तारीफ करी और दूसरे धर्मों की बुराई हो गई एक तरीके से, जिसकी वजह से देखने को मिला कि कन्नौज असेंबली में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ। ठीक है, यहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, और इतना वायलेंस हुआ कि इनफैक्ट हर्षा को भी मारने की कोशिश करी गई थी, है ना। हर्षा वाज ट्राइड
टू बी किल्ड, कि हर्षा को मार दिया जाए, इस तरह की काम वो करवा रहा है। तो ये भी कोशिश करी गई थी, बट हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन इतना लोगों के अंदर यहां पर नाराजगी आ गई थी कन्नौज असेंबली के बाद। ठीक है, इनफैक्ट आप देखोगे कन्नौज असेंबली में यहां पर जो है एक बड़ा एक ऐसा यहां पर सेटअप हुआ कन्नौज के अंदर कि भाई बहुत सारी बातें महायान बुद्धिज्म की प्रोपेगेट होना शुरू हो गई। और इसके बाद इसीलिए आप देखोगे हर्षवर्धन ने एक और जो है असेंबली कराई, प्रयाग कॉन्फ्रेंस करवाई टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज टेन्योर, और ये प्रयाग में होती है ना, ये आपका प्रेजेंट डे इलाहाबाद है। यहां पर यह भी बताया गया है कि ह्युन त्सांग के द्वारा कि हर्षवर्धन ने अपने यहां पर ह्यून, एच टी लिख रहा हूं मतलब ह्युन त्सांग, एच टी का मतलब हो जाएगा ह्युन त्सांग, एच टी मतलब हो गया ह्युन त्सांग। तो यहां पर यह बताया गया है कि ह्युन त्सांग ने बताया कि ये कॉन्फ्रेंस ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें फिर हर्षवर्धन इतने ज्यादा लीन हो गए थे कि उन्होंने अपनी सारी ट्रेजरी खाली कर दी, एम्प्टीड हिज एंटायर ट्रेजरी, एम्प्टीड हिज एंटायर ट्रेजरी, सारे तिजोरियां अपनी खाली कर दी। और इनफैक्ट ये भी कहा गया कि भाई हर्षवर्धन ने अपने जो है कपड़े वपड़े भी दान दे दिए थे, है ना, कुछ पर्सनल बिलोंगिंग छोड़ के कपड़े वपड़े भी यहां पर क्या कर दिए। ठीक है, मतलब इनफैक्ट क्लोथ्स वगैरह को छोड़ के बाकी सब चीजें उसने दान कर दी। तो यहां पर यह भी बात आई कि दान मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, ग्रांटेड एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज, कह सकते हैं क्लोथ्स वगैरह, मतलब इनफैक्ट क्लोथ्स क्या, जो हम कह सकते हैं ना कि मतलब एवरीथिंग विच इज क्लोज टू हिम, वो सब दान कर दिया था। तो आप इसको हटा दो, ये हटा दो, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स कर सकते हो ऐसे, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स। ठीक है, क्लियर। ज्यादा कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री हर्षवर्धन की इंपॉर्टेंट है नहीं, पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमको समझ में आ चुका है क्या, हर्षवर्धन की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सिर्फ बातें हमको एकदम क्लियर हैं। ज्यादा हमें इसमें कुछ सोचना नहीं है कि हर्षवर्धन मान लीजिए यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, समझने भर के लिए कि हर्षवर्धन मान लीजिए यहां पर बैठा हुआ है, शुरुआत हो रही है, तो धीरे धीरे उसने क्या किया, इधर भी अटैक कर किया, मौखरीज के ऊपर बैठे शशांक को यहां हरा दिया, शशांक को यहां पर डिफीट किया, शशांक को डिफीट कर दिया, ठीक बात है। ऊपर यहां पर आप देखो इधर बैठे मालवा को तो ऑलरेडी डिफीट कंट्रोल कर ही चुके थे, है ना, यहां पर वलाभी को कंट्रोल कर लिया था, यहां पर वलाभी को कंट्रोल कर लिया था, ठीक बात है। और इधर जो आप देखोगे गौड़ को भी कंट्रोल कर लिया था शशांक को हराने के बाद, क्लियर है। ऐसे ही आप देखोगे कि और भी जो स्टेट्स थे, जैसे ऊपर का ये नेपाल वाला एरिया था, कश्मीर वाला एरिया था, ये सब भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसे कंट्रोल में आ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हर्षवर्धन के पास ये सब नहीं था। तो ये तो एरिया जो हम देख रहे हैं ना, ये वाला एरिया पूरा, ये तो हर्षवर्धन के डायरेक्ट कंट्रोल में था, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाले कुछ एरिया, ये वाला एरिया, ये कश्मीर का एरिया, है ना, कुछ ऐसे भी टेरिटरीज थे जो उसके इनडायरेक्ट कंट्रोल में भी यहां पर आ रहे थे, ठीक है। ये बात यहां पर, तो यही इसका पॉलिटिकल इतना है हर्षवर्धन का, ज्यादा उसमें कुछ यहां पर है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ और बातें भी कर लेते हैं हम लोग कि भाई 3 प्लेज जो हर्ष के हैं वो यहां पर आइए लिख लेते हैं, कुछ कल्चरल बातें जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, प्लीज नोट करेगा। 3 प्लेज ऑफ हर्षा, 3 प्लेज ऑफ हर्षा। तो कौन कौन से 3 प्लेज हो गए ये आपको नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट नोट करिएगा, 3 प्लेज ऑफ हर्षा नोट कर लीजिएगा। पहला है प्रियदर्शिका, प्लीज नोट करेगा, रत्नावली, रत्नावली एंड सी नागानंद, ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 प्ले हैं हर्षा के, ठीक है। अब ऐसे एक्चुअली आप देखोगे तो राजा खुद नहीं लिखता होगा, डेफिनेटली किसी से लिखवाया ही जाता होगा, ठीक है, बट ये होता है कि हाँ राजा ने लिखा, ऐसा बोल दिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, एक और बात, ही कन्नौज इंपॉर्टेंट क्यों था, वाई वॉज कन्नौज इंपॉर्टेंट, वाई वॉज कन्नौज इंपॉर्टेंट, कन्नौज इंपॉर्टेंट क्यों था, आइए जरा इसको समझते हैं एक बार। ये सब बातें वैसे तो मैं बता चुका हूं, लेकिन इसको हम लोग अगर नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आइए जरा देखें जरा, पहला पॉइंट क्या है, कन्नौज के इंपॉर्टेंस का रीजन क्या है। यस, ऑलरेडी बता चुका हूं, ट्रेड एक इंपॉर्टेंट रीजन हो गया, राइट। नोट करिएगा यहां पर ट्रेड। देखिए
यहां पर अभी तक क्या था कि पाटलिपुत्रा से चीजें डिक्लाइन हो रही थी। वाई? क्योंकि पाटलिपुत्रा से अब ट्रेड इतना नहीं हो रहा था। पॉलिटिकल कैपिटल शिफ्ट हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वहां से इकोनॉमिकल पावर भी चली जाएगी। तो वहां से एक तो ट्रेड कम हो रहा था, ठीक है, ट्रेड कम हो गया था, स्कार्सिटी ऑफ मनी हो गई थी, स्कार्सिटी ऑफ मनी हो गई थी, ठीक है, पैसे की कमी हो गई थी यहां पर, ठीक है। ये सब क्योंकि हम देख ही रहे थे किस प्रकार से गुप्ताज लैंड ग्रांट कर रहे थे वगैरह वगैरह, है ना। लैंड ग्रांट्स बहुत किया गया था, लैंड ग्रांट्स बहुत कर दिए गए थे। तो दीज वर द रीजंस कि वो एरिया काफी डिक्लाइन हो गया, पाटलिपुत्र जो है वो प्रोमिनेंस से चला गया, है ना, प्रोमिनेंस से चला गया, ठीक है। इसी वजह से आप देखोगे जब पाटलिपुत्र का डिक्लाइन हुआ है तो इसी जगह आप यू विल फाइंड कि राइज ऑफ कन्नौज, राइज ऑफ कन्नौज। तो एक रीजन कन्नौज के राइज का ये बना कि पाटलिपुत्र डिक्लाइन कर रहा था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दूसरी बात, कन्नौज जो है बड़ा फर्टाइल एरिया में लाई करता है, फर्टाइल एरिया है। कैसे? दोआब के बीच, दोआब में है, दोआब मतलब दो वाटर बॉडीज, टू वाटर बॉडीज के बीच में है। एनहेंस आप देखोगे बड़ा फर्टाइल है और बड़े ही यहां पर आपको रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, ठीक है, बड़े ही रिसोर्सेज यहां पर देखने को मिलेंगे। थर्ड पॉइंट देखिएगा, इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ट्रेड यहां से निकल रहा है, ठीक है, ट्रेड यहां से पास हो रहा है, ट्रेड यहां से पास हो रहा है, आप देखोगे, ठीक है। साउथ के लिए बड़ा यहां से अच्छा कनेक्शन बन रहा है ना। और इजीली आप देखोगे कि इस कन्नौज को हम लोग 45 भी कर सकते थे, 45 भी कर सकते थे। तो ये यहां पर रीजन है कि क्यों यहां पर कन्नौज जो है वो इंपॉर्टेंस में आता है। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, अब आते हैं कुछ हर्षवर्धन की हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके टाइम पे यहां पर चल रहा था। देखिए, एक बात तो हमको समझ में आती है एडमिनिस्ट्रेशन, एक बात जो हमको समझ में आती है, आइए एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या बातें हैं भाई एडमिनिस्ट्रेशन में, आइए देखिए जरा। पहला पॉइंट ये है कि सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज था। सिस्टम क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। सिस्टम क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर भी सिस्टम क्या करते थे ये कि चीजें जो है अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को दे रखी थी, फ्यूडलिज्म यहां पर भी चल रहा था, और सोल्जर्स को और अपने ऑफिशियल्स को जमीनें बांट रखी थी हर्षवर्धन ने भी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज था। दूसरा हर्षा ने बड़ा ही लिमिटेड कॉइन्स को इशू किया, लिमिटेड इशुएंस ऑफ कॉइन्स, और आप देखोगे सैलरी वगैरह ज्यादातर वही लैंड ग्रांट करके दी जा रही थी, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम यहां पर भी बन रही थी हर्षवर्धन के टाइम में, है ना। लैंड ग्रांट्स टू द प्रीस्ट कंटिन्यूड रही, ठीक है, पॉइंट नंबर सी लिखिए। जो लैंड ग्रांट्स था, लैंड ग्रांट्स टू प्रीस्ट वो कंटिन्यू रहा, ये भी हमने देखा। एंड देन पॉइंट नंबर डी, उसका आर्मी की बात करेंगे अगर हम लोग कि आर्मी कैसी थी, तो आर्मी में आप नोट करिएगा कि भाई ऐसा लग रहा है कि एग्जैजरेशन किया गया होगा। बोला गया है कि 1 लाख हॉर्सेस थे और 60,000 एलिफेंट्स थे, है ना, ऐसा बोला गया है कि 1 लाख हॉर्सेस है उसके पास, और हिस्टोरियंस कहते हैं कि भाई 60,000 हाथी होंगे उसके पास। तो दिस इज समथिंग जो ऐसा लगता है सीम्स एग्जैजरेशन, कि काफी एग्जैजरेट करके इसको बताया गया है, राइट। इतना नहीं होगा, बिकॉज अगर इतना हो गया तो मोर देन मौर्याज हो गया, ये तो मोर देन मौर्याज, ऐसा होता लगता तो नहीं है, क्योंकि मौर्याज के पास इससे ज्यादा थे, मतलब इससे कम थे, लेकिन इससे बड़े एरिया में रूल कर रहे थे वो। तो अगर इतनी बड़ी आर्मी होती तो शायद और कोई बात ही होती यहाँ पर, है ना, डिफरेंट सिनेरियो होता पुष्यभूति इसका, शायद साउथ में भी एक्सपैंड कर चुके होते, लेकिन शायद ऐसा नहीं रहा होगा। एग्जैजरेशन यहाँ पर ये लगता है, ठीक है, ऐसा लगता है यहाँ पर ये एग्जैजरेशन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि जो पैसा है, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी में पैसा खर्च किया जा रहा है कई सारे कामों के लिए, कई सारे कामों के लिए पैसा जो है वो खर्च किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल किंग के खर्चे होते होंगे तो उनके लिए पैसा खर्च हो रहा है, स्कॉलर्स के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, स्कॉलर्स को पैट्राइज किया गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात,
किंग हो गए, स्कॉलर्स हो गए, रिलीजियस सेरेमनीज जैसे हमने देखा कन्नौज असेंबली, प्रयाग असेंबली, तो रिलीजियस सेरेमनीज के लिए यहां पर पैसा रुपया खर्च किया गया, ठीक है। एक तो ये रीजन हुआ, और दूसरा बहुत सारे ऐसे पब्लिक ऑफिशियल्स और इंडाउमेंट्स गिफ्ट करे गए हर्षवर्धन के टाइम पे। पब्लिक ऑफिशियल्स है ना, लोगों को यहां पर ऑफिशियल्स को, जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनको एंडाउमेंट्स दिए गए, गिफ्ट दिए गए, उनको यहां पर एंडाउमेंट्स दिए गए, गिफ्ट दिए गए। क्लियर है, ठीक है। अब जहां तक बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की, तो ऐसा लगता है ऐसे लॉ एंड ऑर्डर की बात आए तो अब ह्यून त्सांग, एक बार क्या होता है, ह्यून त्सांग जो है उनका कुछ सामान जो है रॉब्ड हो जाता है, चोरी हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से वो ये कहते हैं कि नहीं भाई यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है ना। तो रॉबरी एक सीरियस ऑफेंस को बताते हैं वो कहते हैं कि भाई रॉबरी इज अ सीरियस ऑफेंस इन द टाइम्स ऑफ हर्षा। रॉबरी क्या है, एक सीरियस ऑफेंस है, ये यहां पर बताया गया। रॉबरी जो है वो एक सीरियस ऑफेंस है इन द टाइम ऑफ हर्षा, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहां पर बताई गई। क्लियर है। इसके अलावा हर्षवर्धन के टाइम में आप देखोगे बहुत सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी चलते हैं, प्लीज नोट करिएगा। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पे यहां पर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि हर्षवर्धन के टाइम में क्या क्या हुआ। आइए फर्स्ट पॉइंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस में देखिए, यहां पर हर्षा सेंट अ ब्राह्मण टू चाइना, ऐसा भी हुआ था एज एन एम्बेसडर। हर्ष सेंट अ ब्राह्मण टू चाइना एज एम्बेसडर। इसका मतलब क्या हुआ, एक अच्छा रिलेशन जो है वो इंडिया चाइना का इस टाइम पीरियड में चल रहा था। आज तो नहीं चल रहा है लेकिन उस वक्त चल रहा था, ठीक है। आप देखोगे चाइना में यहां पर एक अंपायर था, टांग अंपायर, पता नहीं कैसे कैसे अंपायर होते हैं भाई, है ना, टैंग है व्हाटएवर इट इज। तो टैंग अंपायर ने 3 एम्बेसडर्स इंडिया भेजे थे उस वक्त, ठीक है। सेंट 3 एम्बेसडर टू इंडिया, ये हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट थर्ड, अब आप देखोगे कि एक यहां पर नाम आता है वैंग ह्यून तसे, ये इंडिया आए थे इन 647 एडी। वैंग, स्पेलिंग देख लीजिएगा, वैंग ह्यून तसे केम टू इंडिया इन 647 एडी। और फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4, इत्सिंग, ये भी भारत आए थे, विजिट इन इंडिया 670 एडी में, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना ये भी हर्षा की बात जो है वो कर रहे हैं। ही टॉक्ड अबाउट हर्षा, ठीक है। तो विजिटेड इंडिया, ठीक है, 670 एडी। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो इंडिया विजिट करते हैं 647 एडी में, आफ्टर हर्षाज डेथ, ध्यान रखने का, हर्षा की डेथ हो गई थी जब ये भारत पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमें समझ में आ रहा है जो हर्षवर्धन के थे वो चाइना के साथ यहां पर बड़े जबरदस्त जो है उस वक्त रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमारा अभी जो हर्षा के अंदर जो पढ़ना है बेसिक्स, वो हमारे इतने ही हैं जो हमें यहां पर समझना था। क्लियर है। अब बात जो है हम जाते हैं साउथ में, और साउथ में यहां पर हम देखेंगे चालुक्यास और पल्लवास के बारे में। तो पल्लवास कैसे पिक्चर में आए वो भी आपको भी क्लियर हो चुका है ना, वो भी आपको क्लियर हो गया है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं भाई चालुक्यास, हम पढ़ने जा रहे हैं चालुक्य एंड पल्लवास के बारे में, ठीक है। चालुक्य और पल्लवास के बारे में, ठीक है। छोटा सा पोर्शन है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन समझ लीजिए इसको यहाँ पर कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे क्या यहाँ पर आगे कहानी बढ़ेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। बेसिक फंडे समझिएगा। यहाँ पर देखिए चालुक्य और पल्लवास की बात कर रहे हैं। चालुक्यास कैसे पिक्चर में आए ये हमें सर क्लियर हो गया है, कैसे आए सर। हमने कहा कि सर सातवाहना थे पहले, इनकी बात हम कर रहे हैं सर। सातवाहना थे, हाँ सर, सातवाहना रूल कर रहे थे, ठीक बात है सर। सातवाहना जब रूल करते हैं तो वो एरिया कैप्चर करते हैं, वो एक एरिया को कैप्चर करते हैं, एक रीजन कैप्चर करते हैं, ठीक है। और इस एरिया को बोलते हैं हम लोग टोंडाई मंडलम का एरिया, टोंडाई मंडलम का एरिया इसको हम लोग कहते हैं, ठीक बात है। टोंडाई मंडलम का एरिया बोलते हैं हम लोग,
ठीक बात है सर। लेकिन इसको जीतने के बाद, ये एरिया जीतने के बाद दे दिया जाता है पल्लवास को कि आप गवर्न करिए। ठीक है, तो बेसिकली पल्लवास जो हैं वो सातवाहना के फ्यूडेटरी हो गए। ठीक है, फ्यूडेटरी ऑफ सातवाहनास, फ्यूडेटरी ऑफ सातवाहनास, ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक है, सातवाहना के डिक्लाइन के बाद यू विल फाइंड कि यहीं पर आते हैं वाकाटाकास। वाकाटाका कौन है? वाकाटाकास भी सर फ्यूडेटरी है। वाकाटाकास क्या है? फ्यूडेटरी है। किसके? सातवाहन के। और याद करिए गुप्तास जो थे उन्होंने अपनी, चंद्रगुप्ता टू ने अपनी बेटी की शादी जो है वो वाकाटाका के प्रिंस के साथ कर दी थी, याद करिए। लेकिन जब प्रिंस की डेथ हो गई थी तो प्रभावती गुप्ता खुद ही यहां से रूल कर रही थी क्योंकि उसका लड़का माइनर था। ठीक है, तो ये वाकाटाका से आ गए। वाकाटाका के बाद अब जब ये आए तो फिर इसी टाइम पीरियड के टाइम आप देखोगे कि यही टाइम पीरियड है जब पल्लवास डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। ठीक है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। वाकाटाका जब खत्म होते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं पिक्चर में आते हैं यहां पर कौन? यहां आते हैं चालुक्यास। ठीक है, बीच में वो कहानी होगी, कहानी मतलब वाकाटाका डिक्लाइन किए तो कई सारे और भी रूलर्स आ रहे होंगे। कदम्बास भी रूल कर रहे हैं, है ना, गंगास ऑफ मैसूर भी हैं, कालभरास भी डीप साउथ में है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर कौन आया? चालुक्यास आए। चालुक्यास आए तो चालुक्यास एक बड़े पोर्शन पे रूल करते हैं। इनका यहां पर एक तरह से डिवीजन होता है। किसका? एक तो हो जाते हैं चालुक्यास ऑफ बदामी, ये लोग बदामी से रूल करते हैं। ठीक है, और एक होते हैं जो वेंगी से रूल करते हैं। ठीक है, जो वेंगी से रूल करते हैं। चालुक्यास ऑफ बदामी, ये इनको वतापी भी कहा जाता है, चालुक्यास ऑफ वतापी भी कहा जाता है, ये वेंगीज है। तो ये तो कहानी चल रही है। लेकिन इसी टाइम पीरियड में पैरेलल हम देख रहे हैं कि अभी भी पल्लवास यहां पर रूल कर रहे हैं, अभी भी पल्लवास यहां पर हैं और वो इंडिपेंडेंट तरीके से रूल कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो अपने आप को भी क्या कर रहे हैं? एक्सपैंड करने की कोशिश अब कर रहे हैं। तो आप देखिए पल्लवास कहां से चले आ रहे हैं। पल्लवास सातवाहन के टाइम में भी थे, पल्लवास वाकाटाका के टाइम में भी हैं, लेकिन अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे, फ्यूडेटरी थे, बाद में इंडिपेंडेंट हो गए हैं। और फिर उसका देखो कि चालुक्यास के टाइम भी पल्लवास है। तो अब जब चालुक्यास भी यहां पर हैं, ये भी हैं, और पल्लवास भी अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, तो जाहिर सी बात है दिस विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो चालुक्यास और पल्लवास अब यहां लड़ाई लड़ेंगे। They will start fighting among themselves. क्लियर है? और यहां चालुक्यास के एक रूलर होंगे जिनका नाम है पुलाकेशन टू। ये पुलाकेशन टू की लड़ाई जो है वो नॉर्थ में रह रहे पुष्यभूति के रूलर, पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर जो थे, दैट इज हर्षवर्धन, उनसे भी यहां पर लड़ाई जो है उनकी हुई। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं अब पैरेलल यहां पर चल रही हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है तो अब मैं आपको एक चार्ट ऐसा देने जा रहा हूं जिसके बाद शायद आपके जीवन में सुखी और शांति बन जाएगी। आप बड़े सुखी हो जाओगे और आप बड़े यहां पर शांत हो जाओगे कि सर बहुत कुछ हो गया, ये क्या है समझ में नहीं आया। देखिए जरा, अब जरा देखिए, ये बात अगर आपको अब समझ में आ गई तो काम आपका खत्म हो जाएगा। देखिए जरा, प्लीज अंडरस्टैंड, ये मैं आपको जो टाइमलाइन दे रहा हूं ये डीप साउथ की है। ठीक है, सब चीजें एकदम चिट्ठा क्लियर हो जाएगा। ये जो टाइमलाइन दे रहा हूं ये आपका डेक्कन की टाइमलाइन है। ठीक है, ये आपकी डेक्कन की टाइमलाइन है। ठीक है, जरा इसको साथ में ड्रॉ करते रहिएगा। देखिए यहां पर कहानी कुछ ऐसी है कि हमने देखा सर सातवाहना थे। ठीक है, टाइमलाइन के हिसाब से देख लेते हैं, सातवाहना थे सर। हाँ सर सातवाहना है। इनका रूल खत्म होता है सर 220 एडी में। हाँ सर 220 एडी में रूल खत्म हुआ। याद करिए मैंने कहा था सातवाहना का स्टार्टिंग पॉइंट में बड़ा कंफ्यूजन है लेकिन एंडिंग पॉइंट क्लियर है कि हाँ उनका रूल एंड होता है 220 एडी में। क्लियर है? सातवाहन के बाद कौन गद्दी पे आया? हमने कहा सर वाकाटाका गद्दी पे बैठे। तो वाकाटाका आर ऑन द थ्रोन। वाकाटाका रूल करते हैं सर कब तक? 550 एडी तक। 550 एडी तक, इनफैक्ट 543 एडी तक लिखिए आप, टू बी वेरी प्रिसाइज 543 एडी तक लिखिए। ठीक है, इसके बाद वाकाटाका के बाद गद्दी पे आ रहे हैं कौन? चालुक्यास। कौन आ रहे हैं? चालुक्यास आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा चालुक्यास का जो रूल है वो चलेगा आपका 755 एडी तक, 755 एडी तक चालुक्यास रूल कर रहे होंगे। ठीक है, चालुक्यास रूल कर रहे होंगे 755 एडी तक। ध्यान रखिएगा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब नीचे आइए, नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी सर आपने कुछ कुछ बताया था।
देखिए हम कहते हैं संगम पीरियड का टाइम पीरियड क्या है, 300 बीसी से 300 एडी तक का। तो सर संगम पीरियड यहां चल रहा होगा डीप साउथ में, चोला चेरा पांड्या, है ना सर। संगम एज चल रही होगी, हाँ सर। कहां तक, 300 एडी तक, यहां तक ले ले 300 एडी। चलिए 300 एडी, ठीक है। कहां से शुरू हुआ, पीछे से शुरू हुआ होगा 300 बीसी से। कहीं पीछे जाओगे तो यहां पर 300 बीसी होगा और 300 बीसी से शुरू हुआ 300 एडी तक गया संगम एज। क्लियर है यहां तक, 300 बीसी 300 एडी। संगम एज के बाद मैंने क्या बताया, यहां पर रूल किसका आया था, कालभरास का आया था। यही तो बता रहा था आपको मैं स्टार्टिंग में, है ना। यही मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में ये रूल जो है वो कालभरास का यहां पर आ गया था कि इन्होंने हरा दिया था। और इन तीनों को ऐसा नहीं कि एलिमिनेट कर दिया, बस इनकी पावर अभी कम हो गई है। तो अब यहां पर गद्दी पे कौन बैठे गए, इस जगह पे कौन आए हैं, आफ्टर संगम एज गद्दी पे बैठे हैं यहां पर कालभरास। कालभरा का रूल देखिएगा, जैसे मैं आपको बना रहा हूं वैसे ही बनाइएगा, कहीं भी कोई टाइमलाइन मत लिखिएगा, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा किसका रूल किस टाइम पे है। तो कालभरास का रूल चल रहा है 550 एडी तक, यहां तक लिख लीजिए। 550 एडी तक कालभरास का रूल है। तो देखिए जब वाकाटाका हैं तो कालभरास नीचे हैं, ध्यान रखिएगा। और कालभरास का रूल एंड होता है 550 में, और फिर यहां से आप देखोगे तो पल्लवास रूल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। पल्लवास अब यहां से रूल करना शुरू कर देते हैं और पल्लवास रूल करेंगे टिल 985 एडी तक, 985 एडी तक। पल्लवास के बारे में आपको कुछ बातें यहां पर और समझनी पड़ेंगी। जरा देखिएगा इस चीज को, क्या ये बात आप मेरे साथ यहां पर हो के नहीं हो, क्या मेरे साथ आप यहां पर हो के नहीं, लेट मी नो क्या आप लोग मेरे साथ यहां पर हो के नहीं हो, प्लीज बताइएगा कि हाँ सर आपके साथ यहां पर हैं हम, सर हमें ये बात समझ में आ गई। क्या सर कि सर सातवाहना के टाइम में भी तो पल्लवास थे, हाँ सर बिल्कुल थे, राइट, लेकिन एज फ्यूडेटरी थे, हाँ सर थे, तो उस वक्त भी थे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप। लेकिन सर वाकाटाका जब आए तब भी पल्लवास थे, हाँ सर पल्लवास हैं, लेकिन अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ठीक बात है सर। वाकाटाका भी खत्म हो गए, अब चालुक्यास आ गए, और देखिए पल्लवास यहां पर हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि इसके बाद भी पल्लवास आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, राइट और रॉन्ग, क्लियर हो गया। अब जरा पिक्चर समझिएगा। पिक्चर ये थी सर कि संगम एज जब खत्म हो रही है तो संगम एज का हमने देखा था यहां पर 3 डायनेस्टीज थी, कौन कौन सी सर, चोलाज हैं, चेराज हैं और पांड्याज हैं, ठीक बात है सर। लेकिन जब कालभराज आए तो उन्होंने संगम एज को ओवर पावर कर दिया और अपना रूल जो है पूरे साउथ इंडिया डीप साउथ में स्टैब्लिश कर लिया। कालभराज जो है वो अभी मतलब वो रूल कर रहे थे, एंड दीज पीपल वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम आएगा कि हम इनको फिर डिफीट करेंगे। हुआ यही था कि यहां पर बैठे आप देखोगे, यहां पर रूलर था, ठीक है, जो डिफीट कर देता है, और उसका नाम था, कालभरा के रूलर को हरा देता है, उसका नाम था सिम्हा विष्णु। तो सिम्हा विष्णु जो है वो यू विल फाइंड ही डिफीट्स कालभरा रूलर, और कालभरा का रूल यहां पर एंड हो जाता है, कालभरास का रूल एंड हो गया, ठीक है। ये सिम्हा विष्णु जो है ये पल्लवास के रूलर होते हैं, ही वॉज द रूलर ऑफ पल्लवा, ये पल्लवा का रूलर था। तो यहां से पल्लवास जो है अब वो स्ट्रांग फिर से हो गए, फाइनली बहुत स्ट्रांग अब हुए हैं पल्लवास। तो पल्लवा का रूलर देखो, पल्लवास पहले से चले आ रहे हैं, सातवाहन के टाइम में भी हैं, वाकाटाका के टाइम पे भी हैं, लेकिन अब ज्यादा पावरफुल होते हैं इनके टाइम पे। और जब पल्लवास यहां पर आए तो अब चालुक्यास और पल्लवास के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलता रहेगा। एंशिएंट हिस्ट्री जब खत्म हो रही है, जब मैं आप लोगों को मेडिवल हिस्ट्री शुरू करूंगा, इन द वेरी फर्स्ट क्लास आई विल गिव यू अ टाइमलाइन ऑफ द एंटायर एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि हम जब मेडिवल में एंटर कर रहे हैं तो एंशिएंट का पूरा चिट्ठा क्लियर करूंगा, कहां पर क्या था। वो क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा आपकी मेरी। ये बात समझ में आ गया, पॉइंट इज क्लियर। भाई ध्यान रखना, पल्लवास ऐसा नहीं कि डीप साउथ में, बट हमें समझने के लिए काफी है कि पल्लवास रूल कहां कर रहे थे। हमने देखा सर पल्लवास का रूल यहां पर कहीं हो रहा है, तो कालभरास को डिफीट करेंगे जब पल्लवास, तो एक बात समझ में आई सर कि पल्लवास का रूल बड़ा एरिया में फैल जाएगा, है कि नहीं। और अब पल्लवास और चालुक्यास का आपस में लड़ाई चलेगी। वेंगी से कोई मतलब नहीं है, वेंगी को भूल जाइए फिलहाल, पॉइंट इज क्लियर। वेंगी से कोई मतलब नहीं, लड़ाई यहां पर चालुक्यास और बदामी और पल्लवास के बीच में चलेगी। क्लियर है यहां तक बात। इससे ज्यादा आसान और सिंप्लीफाइड इस पर्टिकुलर जगह को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज्यादा आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है
कि कब कब यहां पल्लवास चल रहे हैं ना, तो पल्लवास आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि हाँ सर पल्लवास का रूल जो है फाइनली कब 985 एडी में एंड हो रहा है। ये पूरा पल्लवास यहां पर रूल करेंगे। आप एक बात गौर करिए कि चालुक्यास और बादामी भी एंड हो जाएंगे लेकिन पल्लवास रूल करते रहेंगे आगे तक। स्टिल पल्लवास आर रूलिंग टिल आगे तक 985 तक। बात समझ में आ गई? जब मैं आपको डिस्कस करूंगा मेडिवल हिस्ट्री, वहां पर आएंगे इंपीरियल चोलाज। सवाल ये उठेगा कि क्या इंपीरियल चोलाज ही वही हैं जो वहां पर थे संगमेज में, या ये कोई और इंपीरियल चोलाज हैं, क्या ये कोई और चोलाज है? उसका जवाब मैं आपको उसी क्लास में दूंगा, ठीक है। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि पल्लवास कहां से चले आ रहे हैं। सातवाहन के टाइम पे फ्यूडिटरी हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन पावरफुल वो उसके बाद वाकाटाका के बाद हुए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहां पर कि वाकाटाका का रूल 543 एडी खत्म हो गया, लेकिन कालभरास का रूल यहां पर अभी भी चल रहा है। कालभरास का रूल भी 550 एडी खत्म हो जाएगा, तो अब पल्लवास ने यहां पर डोमिनेट कर लिया है चोलास को भी, है ना। डोमिनेट मतलब एक तरह से पल्लवास ने चोलास को डिफीट कर दिया है और पल्लवास ने अपना पोजीशन और स्ट्रांग कर लिया है। क्लियर यहां तक बात? ठीक है, होपफुली बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए जरा यहां पर बात करते हैं हमारे एक रूलर की, मतलब एक लिए पूरे रूलर्स की, दैट इज अबाउट चालुक्यास एंड पल्लवास। ठीक है, एक ही स्लाइड पे हम लोग यहां पर इनके सारे रूलर्स को एक बार में यहां पर मेंशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां तक बातें, जरा समझिएगा। देखिए ये जो लाइन है ये किसकी है? चालुक्यास की है। इनके फाउंडर कौन थे? पुलाकेशन वन। इनके फाउंडर हैं पुलाकेशन वन, प्लीज नोट करिएगा। इसके बाद इनके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर और इनके बेटे आ गए पुलाकेशन टू। पुलाकेशन टू। इसके बाद हम देखेंगे कि यहां पर इंपॉर्टेंट रूलर जो आते हैं वो हैं विक्रमादित्य। वो हैं विक्रमादित्य। और लास्ट ऑफ द रूलर्स इज कीर्तिवर्मन। ठीक है, ये मैं आपको रूलर्स लिखा हूं किसके? चालुक्यास के। चालुक्यास, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा, चालुक्यास। ठीक बात है सर। यहां पर रूलर्स आइए लिखते हैं हम लोग पल्लवास के। तो पल्लवास के रूलर्स अब हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि कई सारे रहे होंगे, है ना। जब यहां पर पल्लवास इंडिपेंडेंट हुआ तब भी इनके रूलर रहे होंगे, राइट। उसके बाद जब यहां पल्लवास आए तब भी इनके रूलर रहे होंगे, है ना। अलग अलग टाइम पे यहां पल्लवास के रूलर्स रहे होंगे। लेकिन हम लोग जब बात कर रहे हैं जब चालुक्य यहां पर टोटली आ गया है, तो सिम्हाविष्णु से हम लोग यहां पर शुरुआत करेंगे। सिम्हाविष्णु, ठीक है। तो पहले यहां पर आ गए सिम्हाविष्णु। याद करिए, सिम्हाविष्णु वही हैं जिन्होंने कालभरास के रूल को एंड किया था, राइट। दे डिस्ट्रॉयड कालभरास। कालभरास के रूल को इन्होंने यहां पर क्या किया? खत्म कर दिया था। ठीक है, ये बात देखी हमने। सिम्हाविष्णु के बाद गद्दी बैठते हैं कौन? नेक्स्ट इज महेंद्र वर्मन। ठीक है, महेंद्र वर्मन वन, ये गद्दी बैठते हैं। और महेंद्र वर्मन वन आप देखोगे कि ऐसा रूलर था जिसको ज्यादातर इंटरेस्ट आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा था। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में ज्यादा इंटरेस्ट था। तो ये जो है, अब जैसे वहां पल्लवास है, तो पल्लवास के आप देखोगे तो मेंस के अंदर 2024 का जो मेंस हुआ था उसमें एक सवाल आया था, और वो ये था कि पल्लवास जो थे उनके आप आर्ट एंड कल्चर के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताइए। तो यहां तो अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, तो वी विल बी बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री। लेकिन हम लोग जब इसका एडवांस कभी होगा आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तुम लोग एनसीईआरटी बेस पढ़ रहे हैं खाली, तो वहां पर हम लोग इसकी ये हिस्ट्री को पूरा समझेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं कल्चर की जो इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाएंगी, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन वन हो गया। उसके बाद गद्दी बैठते हैं नरसिम्हा वर्मन। उसके बाद गद्दी बैठा नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है, नोट करिएगा, नरसिम्हा वर्मन लड़का था महेंद्र वर्मन का। ठीक है, तो ये ही वॉज द सन नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है, इन्हीं को ममल्ला कहा जाता था। ठीक है ना, ही वॉज कॉल्ड एज ममल्ला। इसके बाद परमेश्वर वर्मन। ठीक है, उसके बाद प्लीज नोट करिएगा नरसिम्हा
वर्मन टू, इन्हीं को आप देखोगे राजसिम्हा कहा जाता है, राजसिम्हा, ठीक है, राजसिम्हा, ठीक है, एम एम। और इनका जो टेन्योर था बड़ा ही पीसफुल टेन्योर था, बड़ा ही पीसफुल टेन्योर था, राइट। एंड लास्ट ऑफ द रूलर्स जो थे यहां पर, ही वॉज बेसिकली नंदी वर्मन टू, प्लीज नोट कीजिएगा, नंदी वर्मन टू, नंदी वर्मन। अब जरा आइए इसको यहां पर अच्छे से समझते हैं कि क्या चल रहा है। देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले यहां पर किससे, वी विल स्टार्ट विद द पल्लवास। तो पल्लवास में पहला रूलर क्लियर हो गया। महाविष्णु के बारे में इतनी बात जाननी है हमको कि ही डिस्ट्रॉयड द कालभरास, है ना, यानी कालभरा का जो रूल यहां शुरू हो गया था आफ्टर संगम एज, जो का रूल है 300 एडी के बाद, वो कालभरास का शुरू हुआ। और कालभरास 300 से लेकर 550 एडी तक रूल करते हैं और उनके रूल को डिस्ट्रॉय करता है सिम्हाविष्णु। सिम्हाविष्णु इज द पल्लवा रूलर, ठीक है, पहला पॉइंट तो यहां पर यही हो गया। अब महेंद्र वर्मन वन जो है वो यहां पर आप देखोगे तो नेक्स्ट रूलर थे। और महेंद्र वर्मन वन के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ज्यादातर आर्ट एंड कल्चर से चीजें को रिलेट करते थे, है ना, ज्यादातर इनका जो यहाँ पर इनकी जो इंटरेस्ट था वो बैटल्स में ना होके किसमें होता था, कल्चर में होता था। तो इस बात को यहां पर आइए लिखते हैं, प्लीज गिव द हेडिंग महेंद्र वर्मन, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है महेंद्र वर्मन। पहला पॉइंट, लेस इंटरेस्ट इन बैटल्स, बैटल्स में इंटरेस्ट नहीं है, मैथ्स साइंस इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट किसमें है, आर्ट बनाने में, ठीक है। तो बेसिकली ही वॉज एन आर्टिस्ट, ठीक है, बट इंटरेस्ट किसमें है, इंटरेस्ट आर्टिस्ट में है, आर्टिस्ट। एंड दैट इज व्हाई ही टुक द टाइटल ऑफ, टाइटल लिया चित्रकार पुली, चित्रकार पुली, चित्रकार पुली, प्लीज नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो गया। ही टुक द टाइटल ऑफ चित्रकार पुली। इन्होंने एक संस्कृत प्ले भी लिखा था मत्स्य विलास, प्लीज नोट करेगा, एक संस्कृत प्ले भी यहां पर लिखवाया था, लिखा था संस्कृत प्ले, और उसका नाम लिखिएगा मत्स्य विलास प्रहसना, मत्स्य विलास प्रहसना, ठीक है, ये नोट करिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, कल्चर का पार्ट मैंने कहा ना मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं। देखिए ये एक म्यूजिशियन भी थे और इन्होंने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यहां पर सॉरी इंस्क्रिप्शन भी करवाया है, एक म्यूजिशियन भी है ये, ठीक है, और एक इनका एक म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन भी है, इन्होंने एक म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन भी लिखवाया है और उसको बोलते हैं हम लोग कुदू मेन मिलाई, कुदू मेन मिलाई इंस्क्रिप्शन, प्लीज नोट करिएगा, ठीक है, कुदू स्पेलिंग। और इस इंस्क्रिप्शन में डिस्कस किया गया है अबाउट अ ग्रेट म्यूजिशियन, नाम है रुद्रचार। एक ग्रेट म्यूजिशियन का डिस्कशन भी हुआ है, एक ग्रेट म्यूजिशियन का डिस्कशन हुआ है इस कुदू में मेलाई इंस्क्रिप्शन में, जिनका नाम है रुद्रचार, रुद्रचार्य, ठीक है, प्लीज नोट करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ ग्रेट बिल्डर ऑफ टेम्पल्स, लास्ट पॉइंट फॉर दिस, ये ग्रेट बिल्डर है टेम्पल्स के, ग्रेट बिल्डर ऑफ टेम्पल्स। और इन्होंने मोनोरथ टेम्पल्स बनाए थे, है ना, इन्होंने आप देखोगे टेम्पल्स बनाए, ऐसे टेम्पल्स थे विदाउट मॉर्टर एंड ब्रिक्स, है ना, लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु के टेम्पल बनाए, लॉर्ड शिव, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, ठीक है, लॉर्ड विष्णु, इन सबके टेम्पल्स बनाए, और वो भी आप देखोगे विदाउट मॉर्टर एंड ब्रिक्स, विदाउट मॉर्टर ब्रिक्स बनाए थे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंटली ही टुक द टाइटल, रॉक कट टेम्पल्स थे बेसिकली, रॉक कट टेम्पल्स, ही टुक द टाइटल ऑफ चेत्ताकारी, टाइटल लिया था इसलिए उन्होंने यहां पर, अब दो टाइटल हैं, एक टाइटल लिया था उन्होंने चेत्ताकारी का और एक और टाइटल लिया था उन्होंने, प्लीज नोट करिएगा टाइटल का नाम विचित्र चित्र, ही टुक द टाइटल ऑफ
विचित्र चित्र, विचित्र चित्र, विचित्र चित्र, ये टाइटल यहां पर उन्होंने लिया था। क्लियर हो गया? ये बातें इनके बारे में यहां पर जो है मेंशन कर लीजिए। राइट, अब देखिए हुआ क्या, ये बातें महेंद्र वर्मन के बारे में हो गई, लेकिन यहां हुआ क्या, हुआ ये कि भाई अच्छा पुलकेशन 1 के बारे में ये फाउंडर थे, इससे ज्यादा कुछ और यहां ध्यान रखना नहीं है हमको, ठीक बात है, ये फाउंडर हो गए, ठीक बात है। पुलकेशन 2 की बात आई तो पुलकेशन 2 जो है वो ऑलरेडी यहां पर हर्षवर्धन को हरा चुके थे, है ना, डिफीट कर दिया था हर्षा को, डिफीटेड हर्षा को डिफीट कर चुके थे और उनको बड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका था। और पुलकेशन 2 ने इस बात का जिक्र कि उन्होंने हर्षा को हरा दिया है, इस बात का जिक्र उन्होंने अपने आइयोल इंस्क्रिप्शन में भी किया हुआ है, ठीक है। और इस बात का जिक्र कि हर्षवर्धन हार गए हैं, इस बात का जिक्र हमको ह्यून त्सांग भी करते हैं, ठीक है। एचटी से भी हमको यहां पता चलता है। बेसिकली एचटी जो है वो हर्षवर्धन के टाइम में थे, लेकिन जब उनको पता चला कि हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया है किसने, पुलकेशन 2 ने, तो कहा भैया कौन से आदमी है, चलो चलते हैं इनके यहाँ भी देखते हैं। तो हर्षवर्धन जो है, सॉरी ह्यून त्सांग जो है वो पुलकेशन 2 के यहाँ पर टेरिटरी में आ गए, ठीक है। और देखा गया क्या क्या हुआ है। तो पुलकेशन 2 यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करने लगा कि हमने जो है हर्षवर्धन को हरा दिया है, नर्मदा इज द बाउंड्री नाउ। और इसी के बाद पुलकेशन 2 ने इसी कॉन्फिडेंस के बाद आप देखोगे तो महेंद्र वर्मन 1 पे अटैक कर दिया, ठीक है। ये जो अटैक पुलकेशन 2 ने किया, ठीक है, ये जो अटैक यहां पर किया गया इसको बोलते हैं यहां पर बैटल ऑफ, प्लीज लिखिएगा, बैटल ऑफ मणिमंगलम, या पहले लिखिए बैटल ऑफ पुलालूर, बैटल ऑफ पुलालूर, ये बैटल हुआ। इस बैटल में आप देखोगे पुलकेशन 2 जीत गए और यहां पर महेंद्र वर्मन लॉस्ट द बैटल, ठीक है, ये बैटल हार गए। महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिम्हा वर्मन आए, जिनको हम लोग क्या यहां पर ममल्ला भी कहते हैं, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज ममल्ला। ये एक रेसलर थे, है ना भैया, रेसलर है, समझ रहे हो आप, ही इज अ रेसलर। और ये रेसलर है तो ये अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए, बाप के डिफीट का बदला लेने के लिए उतारू हैं। और इसलिए आप देखोगे कि पुलकेशन 2 पे फिर अब नरसिम्हा वर्मन ने अटैक कर दिया। और ये जब अटैक हुआ, ये जब अटैक यहां पर किया किसने, नरसिम्हा वर्मन ने, तो इसको बोलते हैं बैटल ऑफ मणिमंगलम। इस बैटल में नरसिम्हा वर्मन जीत जाते हैं और अब पुलकेशन 2 की यहां पर हार हो जाती है, राइट। इसके बाद आप देखोगे नरसिम्हा वर्मन जो होते हैं वो यहां पर कई सारे टाइटल भी लेते हैं, जैसे कि क्या हुआ, यू विल फाइंड कि इन्होंने यहां पर वतापी को, जो कि चालुक्यासी कैपिटल थी वतापी, उसको भी कैप्चर कर लिया है। और इसीलिए नरसिम्हा वर्मन यानी ममल्ला ने ही टुक द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा, कि वतापी को मैंने जो है वो जीत लिया है, ठीक है, वतापी को जो मैंने जो है वो जीत लिया है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि नरसिम्हा वर्मन को लेकर यहां पर प्लीज इसको भी लिख लीजिए। महेंद्र वर्मन हो गया है, अब लिख लेते हैं हम लोग नरसिम्हा वर्मन। चलिए आइए लिखते हैं यहां पर पहला पॉइंट लिखिएगा, डिफीटेड पुलकेशन 2 को हरा दिया, जो उनकी जो विजय रथ थी वो खत्म हो गया। अब जाहिर सी बात है पुलकेशन 2 को हरा दिया तो बड़ी बात थी ह्यून त्सांग के लिए। ह्यून त्सांग पहुंच गए नरसिम्हा वर्मन के पास, कह रहे भैया आप कौन है। तो डिफीटेड पुलकेशन 2, हराया, क्या हुआ, कैप्चर्ड वतापी जो उनकी कैपिटल थी चालुक्यास की, उसे कैप्चर किया। एंड देन ही टुक द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा, जिसने वतापी को जीत लिया हो, ही टुक द टाइटल ऑफ वतापी कोंडा, प्लीज नोट किया जाए। इसके बाद बात यह है कि हम जीत चुके हैं, हमने हरा दिया है यहां पर पुलकेशन 2 को। इस बात को लिखवाए कहां, इसको लिखवाया गया कुर्रम कॉपर प्लेट्स पे, भाई यही है ना कि जीत लिए हैं तो कहीं लिखवाएं भी तो, लोगों को पता तो चले कि हमने हरवा दिया है, वरना आप कैसे पढ़ते इस चीज को आज। तो कुर्रम कॉपर प्लेट्स पे इसको जो है लिखवा दिया गया था, ठीक है। तो ही वॉज इंपॉर्टेंटली, मैंने आपको बताया कि ये एक रेसलर थे, ठीक है, और इनको ममल्ला भी कहा जाता था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक यहां पर एक और सिटी का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, महाबलीपुरम। इसको क्या बोला गया, ममल्लापुरम पहले तो लिखा गया, ये ममल्ला थे तो इनको ममल्लापुरम बोल दिया गया। बाद में यही चीज ऑल्सो केम टू बी नोन एज महाबलीपुरम। प्लीज नोट किया जाए, नरसिम्हा वर्मन 1 के बारे में ये बातें हो रही हैं, ठीक है, प्लीज नोट किया जाए। ममल्लापुरम सिटी, उसको महाबलीपुरम कहा गया। और फिर उन्होंने टेम्पल्स यहां बनवाए, और टेम्पल्स में नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट वंस आर
जो उन्होंने बनवाए थे, प्लीज नोट करिएगा। शोर टेम्पल महाबलीपुरम में और कैलाशनाथ टेम्पल, एक तो मोनोलिथिक रेड टेम्पल्स महाबलीपुरम में बनवाए, तो शोर टेम्पल एक नोट करिएगा, शोर टेम्पल इंपॉर्टेंट हो गया, कहां पर, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। और दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, जस्ट अ मिनट, ऑल राइट, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है और मैंने बता दिया कि इनको ममल्ला भी कहा जाता था, ऑल्सो नोन एज, AKA मतलब ऑल्सो नोन एज ममल्ला, ममल्ला। एंड ही वॉज अ रेसलर ऑल्सो। ये सब बातें जो हैं आपको नरसिम्हा वर्मन के बारे में पता होनी चाहिए, नोट किया जाए। अब एक बात और है कि नरसिम्हा वर्मन ने यहां पर पैटर्नाइज किया था, पैटर्नाइज्ड, एक संस्कृत स्कॉलर थे दांडिन, उनको पैटर्नाइज किया था, प्लीज नोट किया जाए। एक संस्कृत स्कॉलर थे, पैटर्नाइज्ड एक संस्कृत स्कॉलर, पूछा जा सकता है संस्कृत स्कॉलर क्या नाम है उनका, दांडिन या दंडिन, इनको जो है पैटर्नाइज किया था, ठीक है, प्लीज नोट किया जाए, ठीक है। तो ये सब बातें जो है वो आपको यहां पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब वापस आते हैं, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इस पे आइए। तो यहां पर जो है वतापी कोंडा को जीत लिया गया, तो इसका मतलब चालुक्यास जो है बड़े बिलबिला गए होंगे कि हमारी कैपिटल को ही यहां पर प्लंडर कर लिया। तो इसके बाद हुआ ये कि विक्रमादित्य ने अटैक कर दिया परमेश्वर वर्मन पे। ये लड़ाई जो चल रही थी चालुक्य पल्लवा कॉन्फ्लिक्ट, ये कहीं भी रुकी नहीं रही है, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, और विक्रमादित्य यहां पर जीत जाते हैं, राइट। और अब परमेश्वर वर्मन हार गए। तो जो भी टेरिटरीज यहां पर ली गई थी, परमेश्वर मतलब ये लोग ले चुके थे, नरसिम्हा वर्मन, विक्रमादित्य ने रिकैप्चर कर लिया, ठीक है, रिकैप्चर्ड वतापी, जो वतापी हाथ से चला गया था उसको वापस से रिकैप्चर कर लिया, ठीक है। इसके बाद रूल आता है नरसिम्हा वर्मन 2 का, ये बड़ा पीसफुल रेन था, राइट। और इसके बाद आप देखोगे इनको राजसिम्हा भी कहा जाता है। नंदी वर्मन 2 के बाद एंड हो गया, और यहां कीर्ति वर्मन थे। कीर्ति वर्मन का यहां पर आप देखोगे कि चालुक्य के यहां पर फ्यूडेटरी थे, और उनके फ्यूडेटरी थे राष्ट्रकूटा, उनके फ्यूडेटरी थे राष्ट्रकूटा, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो कि कीर्ति वर्मन का यहां पर कमांडर था, जिसका नाम है दांती दुर्ग, दांती दुर्ग। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मेडिवल हिस्ट्री में एंटर करवा रहा हूं यहां से, ये लास्ट पॉइंट बता के हमारे लेक्चर का भी आखिरी पॉइंट है ये, कि कीर्ति वर्मन का यहां पर कमांडर था, है ना, जो कौन था, दांती दुर्ग था। और दांती दुर्ग बेसिक फ्यूडेटरी भी थे ये, ठीक है। तो उसने यहां पर दांती दुर्ग ने अब मना कर दिया कि हम आपको ट्रिब्यूट पे नहीं करेंगे, राइट, ट्रिब्यूट पे नहीं करेंगे। तो कीर्ति वर्मन ने अटैक कर दिया दांती दुर्ग पे, लेकिन इस लड़ाई में दांती दुर्ग यहां पर जीत गया और कीर्ति वर्मन यहां पर हार गया। इस प्रकार से चालुक्यास का जो यहां पर डायनेस्टी थी वो एंड होती है, एंड दांती दुर्ग लेज द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। यहां से अब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट हो जाता है। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ये वही डायनेस्टी है जो मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग जब कभी सुना होगा आपने, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल, गुर्जर प्रतिहारास पालाज और राष्ट्रकूटास, तो राष्ट्रकूटा देखो यहां पर आ गए, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री की जब शुरुआत होगी तो पहला चैप्टर ही हमारा ट्रिपाटाइट स्ट्रगल को लेकर होगा, ठीक है। और वहां पर हम लोग जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात जो है वो यहां पर कर रहे होंगे, ठीक है। सो विद दिस हमारा ये लेक्चर भी खत्म हुआ। इस प्रकार से पल्लवास का रूल 985 एडी तक जाता है। पल्लवास चालुक्यास कहीं पहले ही खत्म हो जाते हैं 750 785 एडी के आसपास, ठीक है। हम लोग देखते हैं 755 एडी के आसपास, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ 755 एडी में चालुक्यास खत्म हो जाएंगे। पल्लवास का रूल आगे भी कंटिन्यू रहा 985 तक। ऑब्वियस ऑफ कोर्स अब चालुक्यास नहीं है तो जाहिर सी बात है पल्लवास के पास थोड़ा एक फ्री हैंड था, है ना, वो आगे तक यहाँ पर रूल करते हैं। तो विद दिस हमारा यहाँ पर अब एंशिएंट हिस्ट्री भी एंड हो गया है। अगला लेक्चर जब हम शुरू करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मैं आपको पूरा एक टाइमलाइन देने वाला हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का,
मेडिवल हिस्ट्री में एंटर होने से पहले, और वो आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री क्लियर कर देगा। जब आप मेडिवल हिस्ट्री में एंटर कर रहे होगे आपको बड़ी खुशी होगी कि हाँ मेरे दिमाग में सारी पिक्चरें क्लियर हो गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।